The Teachers Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। श्री मुकेश बहुगुणा जी और आज के हमारे जिनका साक्षात्कार हमें लेना है श्री DN भट्ट जी। आज जी आवाज आ जी मुकेश जी। मुकेश जी हेमंदा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप सुन पा रहे हैं? जी जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, आप शुरू करें जी। अच्छा, शुरू तो आप कर चुके थे। स्वागत है सभी का। और आज के हमारे इस शो के खास मेहमान वो हैं जो इस शो के खास मेजबान भी हैं। तो ये अक्सर कमी होता है कि जो मेजबान कभी कभी खास मेहमान बन जाए, अक्सर ये कभी कभार होता है, आसानी से ऐसा होता नहीं है। तो आज हमारे इस शो के जो मुख्य संचालक हैं डॉक्टर देवकी नंदन भट्ट जी, आज वही हमारे इस शो के मेहमान भी हैं। और मैं डॉक्टर देवकी नंदन भट्ट जी का स्वागत करता हूं। कहाँ हैं डॉक्टर भट्ट जी? प्रकट दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। जी नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर भट्ट जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, कृपा है, आशीर्वाद है। तो इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं जानना चाहता था कि कैसा चिता रहे हैं आप, मतलब कैसा फील कर रहे हैं आप? जी फील तो बड़ा विचित्र सा कर रहा हूँ क्योंकि आपने अचानक आदेश किया, तो मैं मतलब कह नहीं सकता, आपको हाल दिल बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। सो के बाद बताऊंगा। वो हेमंदा और हम आपस में बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों से बहुत सवाल पूछते हैं, तो आज जरा आपसे सवाल पूछ लिए जाएं, दर्शक भी आपसे सवाल पूछें। स्वागत है, स्वागत है, सवालों का तो हमेशा स्वागत है। तो हमारे दर्शक नियमित दर्शक हैं और हमारे बहुत सारे मित्र डॉक्टर भट्ट जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते हैं, डॉक्टर भट्ट जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप शिक्षक भी हैं, अच्छे शिक्षक हैं, आप एक अच्छे कलाकार हैं, रंगमंच के अच्छे कलाकार हैं और
लघु फिल्मों में भी आपने काम किया है, आप बहुत अच्छे छायाकार भी है, फोटोग्राफर, बहुत बढ़िया अच्छी फोटो खींचते हैं। बस इनकी फोटोग्राफी में एक ही कमी है कि ये जब भी फोटो खींचते हैं मेरी फोटो को गायब कर देते हैं। ये कैसे होता है ये बाद में मैं इनसे चर्चा करूंगा। इसके अलावा ये बहुत अच्छे पर्यटक मतलब जब ये कहीं जाते हैं तो उस वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ के जो माहौल है उसको भी समझने का पूरा प्रयास करते हैं, वहाँ से उसके साथ में रच बस जाते हैं। आप एक अच्छे खिलाड़ी भी है हॉकी के, आप अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। हेमंत दा इस बारे में ज़्यादा बताएंगे। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं जो हम सभी अपने मेहमानों के साथ में करते हैं कि आप पहले अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका लालन पालन कैसे हुआ और कैसे आप शिक्षक बने, कला के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे बढ़ी और कैसे आप आज हमारे मेहमान बने। ये आपका अंतिम सवाल बहुत रोचक है कि मैं कैसे आपका मेहमान बना। इसका जवाब जो है आप बेहतर दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले के सवालों का जवाब मैं देना जरूर चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई मेरी सब पहाड़ में ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरी मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई थी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा जब बड़ा हुआ, अपना अपना काम, अपना नाक पोंछना जब सीख गया, तो तब मुझे हल्द्वानी ले आया गया पढ़ाने के लिए। तो हल्द्वानी में मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा बचपन से आज तक जितने भी पढ़ा, और अभी भी पढ़ाई का क्रम जारी है। जब भी मौका मिलता है कोई न कोई कोर्स ऑफिशियली और अनऑफिशियली करता ही रहता हूँ। तो इतनी सी यात्रा, और बचपन से ही मुझे कला और संस्कृति के प्रति बड़ा अनुराग रहा, प्रेम रहा। और पहाड़ बचपन में बीतने के कारण जो पहाड़ का जो पर्यावरण है, वहाँ की भाषा है, हमारे लोकगीत हैं, हमारी जो सांस्कृतिक और बहुत सारे तत्व हैं, पहनावा है, खान पान है, उसके प्रति बड़ा आकर्षण रहा, बड़ा प्रेम रहा मन में। और इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई सर। अब पढ़ाई का पूछेंगे तो इतनी सारी डिग्रियां की कि वो बड़ा लंबा समय लग जाएगा उन सबको बताने में, तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो कुछ डिग्रियों के बारे में तो बता ही दें, क्योंकि हम तो जहाँ भी कदम रखते हैं हमें लगता है कि डॉक्टर भट्ट जी यहाँ हमसे पहले दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों को बहुत ज्यादा ये जानने की इच्छा है, उत्सुकता है कि क्या क्या कोर्सेज आपने किए हैं कि आप इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी जान पड़ते। जी भट्ट जी। नहीं हेमंदा, आप जो कह रहे हैं वो शायद कुछ ज़्यादा आप कह रहे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ आपसे हर चीज़ में, ज्ञान में, अनुभव में, योग्यता में। हाँ, कागज हो सकता है मैंने दो चार ज़्यादा इकट्ठे कर रखे हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पर्यटन की बहुगुणा जी ने बात की, तो मैंने सर 93 में कुमाऊं विश्वविद्यालय में पर्यटन में डिप्लोमा किया था। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से मिला था, तो वो मेरी बड़ी गहरी रुचि का विषय था। और फिर मैं लगभग 22 सालों तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के हल्द्वानी केंद्र में पर्यटन के डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स के बच्चों को पढ़ाता रहा। और खुद भी मैं साहसिक पर्यटन के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो स्कीइंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, पैरासेलिंग हो, ट्रैकिंग हो, माउंटेनियरिंग हो, जो भी साइकिलिंग हो, इन सब पर मैंने ट्रेनिंग ली है और बहुत सारी यात्राएं की हैं। साइकिल से मैंने पूरा कुमाऊं एक बार 93 में किया था, आपदा के समय में। उसके अलावा मैं एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री है, MSW अभी स्टडी कर रहा हूँ। और राजनीति शास्त्र में मेरी PhD है सर। मेरा शोध का विषय था भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय, कारण और परिणाम। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स किया है मैंने, महिला विकास एवं सशक्तिकरण में डिप्लोमा किया हुआ है, और ग्रामीण विकास में डिप्लोमा किया हुआ है। और भी सर कुछ छूट रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि वो याद रखने लायक ऐसा कुछ है नहीं उसमें। और क्या बहुत बात। सारे कोर्सेज और दुनिया भर के किए हैं सर, वो मुझे याद भी नहीं है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी जी बाबूराम जी। आगे बताएं सर। हेमंदा, मुख्य
वार्ता का मुख्य क्रम आप जारी रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, आज थोड़ा मेरी आवाज इको कर रही, बार बार लौट के आ रही ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि भट्ट जी, जैसा बचपन आपका वहां पर बीता ओखल कांडा में, और ओखल कांडा को हम बहुत ही दुरूह ब्लॉक मानते थे उन दिनों। अब तो बहुत अच्छा लगता है वहां जब भी जाते हैं हम, लेकिन पहले कहा जाता था कि बहुत ही कठिन जीवन वहां पर बिताते हैं। तो भट्ट जी, वहाँ जो आपने प्राइमरी और जूनियर की जो पढ़ाई की है उन दिनों का कुछ जो कोई संस्मरण हो तो वहां से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि फिर तो हमको बहुत दूर दूर जाना है, गांव की बात नहीं तो रह जाएगी। क्योंकि आपका कार्य इस प्रकार का रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपको जाने का मौका मिला, भारत ही क्यों अब्रॉड भी। तो हम सोचते हैं कि अपने गांव को हमने नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस आज की इस यात्रा के प्रथम चरण में आइए ओखल कांडा चलते हैं। जी हेमंदा, आपने बड़े बचपन में मुझे पहुंचा दिया जहाँ से मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। और नैनीताल जिले का बड़ा दूरस्थ क्षेत्र है जो अभी भी विकास की दौड़ में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ओखलकांडा, जिसे कई लोग मजाक में ओल्ड कनाडा भी कह देते हैं। तो मैं वहाँ के ग्रामीण परिवेश से पला बड़ा और आगे बढ़ा हूँ सर। और प्राथमिक शिक्षा मेरी उसी गांव में हुई। अगर आप मतलब आपने जो बातें याद दिलाई, मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास, ये मेरी तख्ती है सर। ये इसमें मैंने कक्षा 1 से चौथी पांचवी कक्षा तक पढ़ाई लिखाई की। इस तरफ गिनती लिखते थे और इस तरफ जो है अल्फ़ाबेट अ क ख लिखते थे। ये मेरी मेरी खुद की है जो मैं इस्तेमाल करता था। तो मैं इन चीज़ों के प्रति बड़ा मेरा स्नेह बचपन से रहा, अपनी परंपराओं के प्रति। और ये आज के दौर में अगर हम आज की पीढ़ी को इस बारे में चर्चा करें तो हम कमेट एक तरह की मिट्टी होती है जो पहाड़ों में नमी वाले स्थानों पर होती है, सफ़ेद रंग की मिट्टी है जो चूने से काफ़ी मिलती जुलती है लेकिन बड़ी सॉफ्ट होती है। और उससे जो है हम लिखते थे। आप लोगों ने में भी शायद हो सकता है, कुछ लोगों ने, हमारे दर्शकों में से कुछ लोगों ने इस तरह से पढ़ा हो। तो उस मिट्टी को हम इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े। और पहाड़ों के तो इतने सारे अनुभव हैं सर, गाय चराने से लेके खेतों में काम करने से लेके बहुत सारे हैं। और मैं आपको एक अनुभव जरूर बांटना चाहूँगा कि मैं 5वीं क्लास में था और खेलकूद जो होते हैं बच्चों के, जो दौड़ और ये सब होती थी, तो इनको रैली कहा जाता है। आप जानते हैं, आप तो हेमंदा बहुत सारे खेल कूदों में संचालक रहे हैं हमेशा से ही। तो रैली हमारी जो है मेरे गांव से, झड़गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर लगभग, खंचियों में होती थी। और उन दिनों सड़क कच्ची थी, नई नई बनी थी, तो गाड़ियां नहीं चलती थी इस रोड पर। तो मैं भी ले जाया गया अपने शिक्षकों के द्वारा वहाँ खंचियों में, और रैली वैली हुई। पता नहीं मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, वो तो मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़े अच्छे से याद है कि जब रैली खत्म हुई तो खत्म होने के तुरंत बाद खंचू में एक ट्रक आया सर, ट्रक, वो जिसका मुंह होता है बड़ा सा आगे से, पुराने, अब तो ट्रक कम चलते हैं वो। तो वो ट्रक आया तो हम सारे बच्चे ट्रक देखने चले गए, बड़ी भीड़ लग गई वहाँ, मैं भी चला गया। और वो ट्रक खंचू से आगे मेरे गांव की तरफ चल दिया। तो अब मुझे लगा कि इसको नज़दीक से देखना चाहिए, तो जैसे जैसे ट्रक चला सर मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता गया। और हम्म। आज मुझे इस बात पे मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि मैं 8 किलोमीटर खंचू से अपने गांव तक बाई रोड उस ट्रक के पीछे दौड़ दौड़ के पहुंचा। क्योंकि ट्रक झड़गांव। बहुत स्पीड में नहीं चल पा रहा होगा क्योंकि तब सड़क कच्ची थी। तो ये इस उस रिमोट एरिया से हम आए और धीरे धीरे सीखने की कोशिश की। और बहुत सारी यादें हैं सर, ये ट्रक का अनुभव तो बड़ा विचित्र है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। जी। जी भैया, आपने हमारी आंखें नम कर दी ये तख्ती दिखा के। मैंने भी एक म्यूजियम जैसा बनाया है, तो मैंने तख्ती, कमेट, दवात, घुट्टा सब रखे हैं उसमें। तो भट जी, आप वाह। बताएंगे कि जो इसमें जो लाइनिंग आपने लाइंस खींची हैं वो मैथ के लिए, पहाड़ों के लिए अलग, गणित के लिए अलग, और ये हमारे हिंदी जो लिखते थे अ आ इ ई क ख ग घ, इसके लिए अलग। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते थे, आपको याद है? ये जो डोरे को कमेट में डाल के हम खींचते थे। जी, एक तो ये होता था सर, पाती होती है हमारे यहाँ, घास पाती। हाँ। तो पाती से हम इसको जो है पहले साफ करते थे, तख्ती को। हम्म। हाँ। और घोटा लगाते थे, उसके बाद कोई सख्त चीज से घोटा लगाते थे जो चिकनी सी चीज होती थी। और कांच उसके होगा, बाद बोतल का।
हाँ, बोतल से या शीशी जो हमारी होती थी उससे, और उसके बाद फिर हम इसको कहते हैं रोल खींचना। हाँ, रोल रूल खींचना कहते पाड़ना, हैं। रूल खींचना कहते हाँ, हैं आज रोल पाड़ना बिल्कुल। तो। हाँ, वहीं आपने बिल्कुल वहीं पहुंचा दिया। तो एक छोटे से गांव से निकल करके रूल पाड़ते हुए, गोटा लगाते हुए, आज ईश्वर ने आपको मतलब ऐसे ऐसे संस्थानों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में आपने मतलब वर्कशॉप की हैं। आप संदर्भ दाता के रूप में भी गए हैं, तो ये तो ईश्वर की कृपा है। बट जी फिर आपके अंदर जो ये नाटकों का वाला अंकुर फूटा, वो कैसे फूटा? बहुगुणा जी के मन में भी संभवतः यही सवाल होगा। नाटकों की जहाँ तक बात है सर, मैं जब प्राइमरी में था तो मैं कुछ जानता ही नहीं था कि नाटक भी कुछ होता है। जब हम्म। मेरी दुनिया में नाटक नाम का कोई शब्द था नहीं, क्योंकि गांव में पढ़ते थे तो वहाँ का जीवन इतना कठिन था कि अपने को ठंड से बचाना, मौसम से बचाना, अच्छे से खाना पीना सोना उतना ही पर्याप्त रहता था। जब मैं 7वीं कक्षा में आया, छठी से मैं हल्द्वानी आया, और 7वीं कक्षा में जब मैं गया तो एक कुछ अंग्रेजी और हिंदी की किताबों में कुछ नाटक नुमा कहानियां थी, या कहानी नुमा नाटक उसे कह सकते हैं, या नाटक भी कह सकते हैं। जैसे एक वो स्नो स्नो वाइट की कहानी थी, हम सब ने पढ़ी वो। तो उन कहानियों को पढ़ के, मेरे पास स्नो वाइट की कहानी पढ़ के मुझे विचार आया कि क्यों ना हम इस पर नाटक करें। अरे तो वाह। तो वो अब कोई शिक्षक थे नहीं जो मार्गदर्शन कर सके, तो खुद ही शुरू हुए। तो हमारे टीचर्स ने सुना तो अच्छा लगा, लेकिन समस्या ये आ गई कि वो अंग्रेजी में नाटक था और बच्चों को अंग्रेजी बोलनी आती नहीं थी हमारे साथ जितने पढ़ते थे मुझ समेत। तो मुझे भी नहीं आती थी इन दिनों 7वीं कक्षा तक, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्कूल था। तो आज का जो जीआईसी राजपुरा है बंदा, ये वहाँ की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, हल्द्वानी में। हम्म। तो फिर मैंने उसको हिंदी में अनुवाद करके, जैसे तैसे शिक्षकों की मदद से, तो वो नाटक जो है रैली जो होती है, वही जो खेलकूद होते हैं, वहाँ हमने नाटक करने की कोशिश की। तो वहाँ से रुचि जागी सर, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा 9वीं से 12वीं तक। तो घर वालों का बड़ा निर्देश रहता था कि साइंस ले रखी है तो भैया पढ़ाई में सीरियस रहो, और ये सब चीज़ें कम करो, खेल कूद और ये सब चीज़ें। तो लेकिन मेरा मन नहीं मानता था, तो मैं लगातार सीखने की कोशिश करता रहा इन सब चीज़ों को लेकर के। और जब मैं 11वीं 12वीं में आया तो फिर काफ़ी बच्चों की पत्रिकाएं, चंपक, नंदन, पराग, ये सब मैं पढ़ता था। बहुत सारी हम्म। कॉमिक्स पढ़ता था, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी। फिर फिल्में भी धीरे धीरे देखना शुरू हुआ सिनेमा घर में, क्योंकि टीवी तो घर पे था नहीं। तो सिनेमा घर में जाते थे, और अमिताभ बच्चन की तो कोई फिल्म छोड़ता नहीं था मैं, चाहे कैसे भी देखनी पड़े। तो अरे साम वाह। दाम भेद दंड, वो मैं जरूर देखता था। तो वहां से फिल्मों के प्रति, नाटकों के प्रति रुचि हुई। फिर मैं इंटर कॉलेज में था, एमबी इंटर कॉलेज में, तो वहाँ सांस्कृतिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया मुझे। अच्छा। तो वहां से फिर धीरे धीरे सर ये यात्रा शुरू हुई। फिर रास्ते ढूंढे, तलाशे, फिर कॉलेज में आए। फिर कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन में रहे। फिर धीरे धीरे आप जैसे सुधी जनों से मुलाकातें हुई। हम पढ़ते थे तब आप ये सब चीज़ों में बहुत आगे थे सर। तो धीरे धीरे यहीं से ऐसे ही हमारे हल्द्वानी के बहुत सारे रंग वरिष्ठ रंगकर्मी। फिर जो मुख्य मोड़ आया वो तब आया जब मैं एक बार श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम टेहरी में एक वर्कशॉप में गया। संचार को लेकर के एक वर्कशॉप थी, कम्युनिकेशन को लेकर के। हम्म। तो वो करीब 12 दिन की वर्कशॉप थी सर। आज से करीब 20 22 23 साल पहले की बात है, 22 साल लगभग होगा, 20 22 साल। तो मुझे वहाँ पर गिरधा से मिलने का मौका मिला, मुझे वहाँ पर शीश डोभाल जी से मिलने का मौका मिला। मुझे वहाँ पर नेगी जी, जो हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं आदरणीय, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। और बहुत सारे बड़े बड़े नाम, मैं अभी सबको शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ उन सबके जब मैं परिचय में आया, तो तब मुझे लगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है ये। तो हम्म। उसके बाद फिर मैं चल पड़ा सर, और हल्द्वानी में आके हमने सेलनेट की स्थापना की आदरणीय श्री डोभाल जी की मदद से। नाटकों की कार्यशालाएं की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की मदद से सीखा, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की मदद से सीखा, आप जैसे वरिष्ठ लोगों के अनुभव मार्गदर्शन से सीखा। गिरधा ने बहुत आशीर्वाद दिया। इदरीस भाई जब भी कहा उन्होंने बहुत सहयोग किया। जहूर आलम जी, मंजूर हुसैन जी, राजीव शर्मा जी हल्द्वानी में हमारे, मेरे मित्र अशोक बहुखंडी हैं, डॉक्टर भुवन तिवारी हैं, एहसान बख्श हैं, गोपाल तिवारी हैं, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पुराने सभी डायरेक्टर्स हैं। अभी के डायरेक्टर सुरेश शर्मा जी हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की सर। आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी हैं, सबसे बड़ा नाम मैं अगर लेना चाहूँ, जो सीसीआरटी के पूर्व निदेशक रहे। उन्होंने मुझे बहुत
मतलब मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि मैं कला संस्कृति के क्षेत्र में काम करता रहूं। ऐसे यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे वो फिर आत्मा उसी में बसती रचती चले गई सर। तो डॉक्टर साहब, हमारे नाटकों की दुनिया में या कोई भी, अगर हम कहानी वाचन भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा एक टर्म होता है कि हम थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ बीच में 15, 20, 30, 40 सेकंड हम कॉमिक रिलीफ मांगते हैं कि थोड़ा सा हम वातावरण से थोड़ा हटें। तो अभी हमारे एक दर्शक ने लिखा था कि भट्ट जी, मूछें बड़ी अच्छी लगती थी, उसको क्यों काट लिया, तो उनको संतुष्ट कीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सर मुझे तो बिल्कुल आपने सही कहा, अपनी अपनी पसंद है, मुझे बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है मेरी। लेकिन वो है कि जो पालता है तो वो पालने का जो कष्ट है वो मैं ही जानता हूँ। हाथी क्योंकि पालने के मुझे बराबर है। हाँ, मुझे पालना जो है वो बड़ी मुझे रखना, वो कभी इधर की बड़ी होती है, कभी उधर की छोटी हो जाती है। तो कभी कुछ बहुत सारी दिक्कतें आती है सर मुझे पालने में। लगता तो अच्छा है देखने में, लेकिन वो कई सारी समस्याएं आती हैं और इन सब वजहों से जो है मैं कभी कभी रखता हूँ, कभी काट देता हूँ। घर की खेती है, जब मर्जी बढ़ाना, जब हाँ, अभी मर्जी साफ कर एक लें। दर्शक में, उनका नाम तो यहाँ पे पढ़ नहीं पाया, लेकिन मूछें अच्छी लगती थी। तो थोड़ा सा हम, हमारे जब हम लोग नाटक वगैरह की हाँ, दुनिया में जाते नवीन हैं। यादव जी ने पूछा था सर, नवीन यादव जी ने अच्छा, पूछा था। तो ये नवीन यादव जी को संतुष्ट हमने कर दिया होगा भट्ट जी। अब एक बार फिर जी से जी हम, बहुगुणा जी अगर हमको सुन पा रहे हैं, तो बहुगुणा जी। जी की ओर चलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ उन्होंने बताया, मैंने कहा सर आपके यहाँ की जो नेट की इतने समस्या क्यों है, तो उन्होंने बताया कि वो टेहरी डैम वाली इतने पता नहीं कितने लाख वोल्टेज वाला मामला बताया, तो उसकी वजह से उनकी थोड़ा सा नेट गड़बड़ा जाता है। अगर वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो कोई प्रश्न करेंगे, लेकिन वो उनके नहीं है तैयार सर, होने से वो नहीं है। अभी हमारे साथ वो नहीं जुड़ पाया। तो हमारे दर्शक बहुत सारे, अब भजी वो तो बदलाता आ रहे हैं, आप देखिए। और हमारे जो पुराने जितने भी जिनसे हमने इंटरव्यू लिया है, उन सब से उन सब के प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो हम लोग अभी वो प्रश्न आपके सामने रखेंगे। नवीन यादव जी का भी आ गया। पर जी, जैसे अक्सर आप हर जिनसे आप साक्षात्कार जिनका लेते हैं उनसे पूछते हैं कि आपने अगर कोई, अगर वो गायक हो तो आप कहते हैं किससे प्रभावित हैं, कहानीकार हैं तो आप पूछते हैं किससे प्रभावित हैं। तो हालांकि नाट्य कर्म में तो बहुत सारे गुरु होते हैं, अलग अलग विधाओं के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हम पूछना चाहेंगे कि नाट्य कर्म में आप किस नाटक को आपने अभी तक अपने किए हुए नहीं, कोई भी नाटक आपको सबसे ज्यादा जिसे प्रभावित किया, आनंदित किया, पहले तो नाटक के विषय में बताइएगा। जी हेमिंदा, मैं अगर मुझे नाटक के बारे में आप पूछें कि सबसे ज्यादा मुझे किसने प्रभावित किया, तो मैं अगर मतलब दो तरह की बातें, एक तो साहित्य के रूप में और एक रंगमंच के रूप में। तो मैं पहले ये बिल्कुल, जानना चाहूंगा कि आप किस संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं, लिटरेचर के रूप में या मंच पर जो हमने देखा बिल्कुल उसके रूप लिटरेचर के रूप में, क्योंकि लिटरेचर के रूप में पसंद जो है सार्वभौमिक है, और प्रदर्शन के रूप में जो है वो बहुत सारी जगहों में हमारे पास साधन विहीन हम लोग होते हैं, फिर भी नाटक करते हैं। तो उसमें कंपैरिजन करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगर एनएसडी कोई नाटक कर रहा है या में। कहीं नहीं, कोई बड़ी हाँ, तो अब साहित्यिक मैं दृष्टि। हाँ, मैं दो बातें कहना चाहूंगा हेमंदा। दो जी, तरह के नाटक हैं, एक तो जो हमने किए और एक जो हमने देखे। तो हाँ, जो हमने किए उस पर तो ज्यादा बात अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा किया नहीं है। जितना भी किया है वो सब अभी कर ही रहे हैं। लेकिन जो पढ़े और देखे हैं वो तो मतलब एक लंबी लिस्ट है। और मैं मोहन राकेश के नाटक मुझे बहुत पसंद है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, शेक्सपियर के नाटक मुझे बहुत पसंद है। हमारे जो उसके लेखक हैं, हमारे ये स्वदेश दीपक साहब, उनका लिखा नाटक है कोर्ट मार्शल, मुझे बहुत पसंद है। कोर्ट मार्श, वो देखा मैंने आप लोगों का। हाँ, और भी बहुत सारे नाटक है सर, एक लंबी मतलब लिस्ट है। लेकिन अगर मुझे आप कहें कि नाटक देखने के बाद, तो मैं एक नाटक जिसका सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा, वो स्वर्गीय हबीब तनवीर साहब का डायरेक्ट किया हुआ आगरा बाजार। हम्म। अब वो तो मतलब अद्भुत है। मेरी स्मृतियों में वो नाटक ऐसा बस गया कि मैं कभी भूल नहीं सकता। 3 घंटे का नाटक मैंने पहली बार जिंदगी में देखा, जिसमें दो इंटरवल थे। और मैंने पहली बार देखा कि दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भारत रंग महोत्सव के दौरान मैंने वो नाटक देखा। तो वहाँ हम्म। लाठीचार्ज हुआ नाटक के टिकटों के लिए। लाठीचार्ज होना मतलब मैंने सोच भी नहीं सकता था कभी कि नाटक के लिए लोग ऐसे मारामारी करेंगे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा। इतने हम्म। हाउसफुल सोच जाते थे आपके।
पाकिस्तान का एक नाटक आया था बुरखा वेगंजा, वो बहुत कमाल था ईमानदार, मतलब मैं आश्चर्य में, वो पाकिस्तान में बैन हो गया था एक्चुअली। तो अच्छा। पाकिस्तान में बैन होने के बाद वो हिंदुस्तान में था, और उसमें जो रूढ़िवादियाँ वहाँ पर प्रचलित हैं पाकिस्तान में खासकर, और इस्लामिक संदर्भों में, उस पर बड़े गहरे कटाक्ष थे। और वो जो प्रेजेंटेशन था, हालांकि एनएसडी में देश विदेश के बहुत सारे नाटक देखने का सौभाग्य मिला मुझे लगातार, और मैं आपके युगमंच के और मंच के भी बहुत सारे नाटक मुझे बहुत पसंद आए। कबीरा खड़ा बाजार में, या आपका जो वो दूसरा प्रोडक्शन है जिसमें जहूर भाई वो करते जिस हैं लाहौर आपका, ने देखा। जिस लाहौर ने व्याख्या ते जन्मे ही नहीं, वो अद्भुत सर, असगर वजाहत साहब का लेखन और जहूर दा की एक्टिंग, निर्देशन, कमाल सर, मतलब मैं कह नहीं सकता। और अगर किस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं कि मैं किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा नाटक के क्षेत्र में, तो मैं एक नाम सबसे पहले ले सकता हूँ, आदरणीय श्री डोभाल जी का। जी। उनके उन्होंने मुझे मतलब उंगली पकड़ के नाटक की दुनिया में चलना सिखाया, और आज जो भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ सर, ये बहुत, मैं मतलब उनके प्रति जो आभार है वो शब्द मेरे पास नहीं है व्यक्त करने के लिए। जी, बहुत बोलना बढ़िया जी भी जरूर। जवाब भट्ट जी। जी, बहुत ही अच्छा जवाब है अपने गुरुजनों को याद करने का। और इधर मुकेश बहुगुणा जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। जी। जी मुकेश जी। वो नेटवर्क चला गया सर, फिर वो चलेगा, डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क का। सर अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं कौन एक दर्शक थे दूर से, मैं क्योंकि आज लैपटॉप में नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि आपने जो पार्टी दिखाई ना, तो बिल्कुल जैसे आजकल हमारे लैपटॉप होते हैं उन दिनों पार्टी होती थी। तो वो साम्यता और कहीं ना कहीं वो बातचीत में शामिल हो गया लैपटॉप के साथ, वो पार्टी की याद आ गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शक साहब ने कहा जी, था। वो चंदन सिंह बगरी साहब है साहब, चंदन सिंह बगरी साहब कह रहे हैं। बहुत ये बचपन के दिनों का। रजनीकांत शुक्ला जी भी कह रहे कि हमको भी पार्टी का बहुत अनुभव है, जो तख्ती हम लोग उन दिनों प्रयोग करते थे। पर जी फिर नाटकों में हम फिर से वापस आएंगे। नाटकों में वापस आने से पहले मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि जितने वर्कशॉपों का आपको अनुभव है, तो वर्कशॉप को आप इतना रोचक, मैं तो खासकर मैंने भी आपके वर्कशॉप में मुझे सौभाग्य मिला है। किसी भी वर्कशॉप को आप जब मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त भी आपके साथ रहते थे, तो कैसे उन वर्कशॉप को प्लान करते हैं? क्योंकि हम सभी शिक्षकों का एक काम होता है, हम वर्कशॉप भी करें, हम इस प्रकार के कार्यक्रम, तो उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्लानिंग के पीछे आप क्या ध्यान रखते थे? थोड़ा उन सफल वर्कशॉप्स के बारे में बताने की कृपा करेंगे। जी धन्यवाद हेमंत, आपने बड़ा प्रासंगिक सवाल किया, और ये सवाल जो है मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया, खासकर इस तरह के कार्यक्रम में। तो वर्कशॉप सर आयोजन का मुझे अनुभव काफ़ी लंबा, लगभग 20 सालों का है, और मैंने बच्चों के साथ भी बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं, टीचर्स के साथ बहुत सारी वर्कशॉप्स किए हैं, मतलब हजारों टीचर्स के साथ देश भर के मैंने सीखने सिखाने का सिलसिला कई वर्षों से जारी रखा है। तो सबसे पहले तो ये है कि वर्कशॉप का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक हमारी कार्यशालाओं में आते हैं, उनको हम कैसे इंगेज कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर हम्म। मैंने देखा वर्कशॉप ट्रेनिंग बहुत बोर होती है। टीचर्स बहाना बना के कहीं इधर उधर निकल जाते हैं, या फिर सोते ऊँगते रहते हैं, या मोबाइल देखते रहते हैं। लेकिन सौभाग्य से हमारी वर्कशॉप में जब आप जैसे विद्वान आते हैं, तो शिक्षकों को इतना मौका नहीं मिलता हिलने का। वो दाएं बाएं कुछ नहीं कर पाते। और दूसरा, चूंकि मैं खुद रंगमंच की दुनिया से हूँ, तो बहुत सारे गेम्स, एक्सरसाइजेज, बहुत सारे क्रिएटिविटी जो थिएटर में मैंने सीखी, वो मैं टीचर्स के साथ अप्लाई करता हूँ। तो टीचर्स एक तरह से, जब मेरी वर्कशॉप में टीचर्स होते हैं, तो वो बचपन में पहुंच जाते हैं अपने। तो वो उनको ऐसा लगता है कि वो टीचर है ही नहीं। तो वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं सर कि मैं मुझे बड़ा मजा आता है देख के। बहुत सारे उसके फोटोग्राफ वीडियो मेरे पास हैं, वो दिखाने का समय मौका नहीं है। लेकिन जो जब उनके फीडबैक में पढ़ता हूँ, तो वो सारे कहते हैं कि भाई कमाल यार, मजा आ गया, मतलब बहुत सालों बाद ऐसा लगा कि हम जो है बचपन में पहुंचे हैं। तो ये उसके वर्कशॉप का डिजाइन, उसके कंटेंट, और टीचर्स की रुचि और उसकी रोचकता, इस सब के हिसाब से करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिसको इनवाइट करते हैं वर्कशॉप में, एज ए गेस्ट, एज ए लेक्चरर, या एज ए डेमोस्ट्रेटर, उसकी योग्यता आप जैसी होनी चाहिए बंदा, कम से कम, या बहुगुणा जी अरे जैसा वाह। लेखक होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के लोग आते हैं तो ही शिक्षक बंधे रहते हैं, वरना उनको लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा। तो कुछ नयापन, कुछ ताजगी, कुछ और इन्वॉल्वमेंट उनका उसमें मैं रखता हूँ, ताकि उनको बेहतर लगे।
इतनी सी बात है सर। बिल्कुल भट्ट जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है आपके एक वर्कशॉप की, जब सितारगंज में वर्कशॉप था और हमारे प्रोफेसर शेखर पाठक जी उसमें वक्तव्य देने के लिए आए थे, मैं भी था उस दिन। तो दिन में प्रतिभागियों ने कहा था कि आज लंच टाइम बहुत कम करते हैं सर, और बहुत ज्यादा हम बातें सुनना चाहेंगे श्रद्धेय शेखर पाठक जी की। अक्सर अदरवाइज वर्कशॉप्स में क्या होता है कि आदमी दस्तखत करके बहुत जल्दी निबट जाना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है, लेकिन उस दिन मैंने सितारगंज में देखा कि लोग खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं थे। और उन्होंने कहा कि अगर यहीं पर मंगवा लिया जाए और यहीं पर हम चाय और यहीं पर खाना खा ले तो उतनी ज्यादा बातें सुनने का अवसर मिलेगा। प्रोफेसर शेखर पाठक जी उस दिन थे। तो ये बात हुई है भट्ट जी, थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि हमारे स्क्रीन से हट गए हैं, लेकिन मुकेश भाई साहब अभी हैं। बहुगुणा जी, आवाज आ रही है तो थोड़ा जारी कीजिएगा। इसको आगे लगाइए प्लीज, बहुगुणा जी। हेमंत बहुगुणा जी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है वो बार बार फ्रीज हो जा रहे हैं। अभी अभी हमारे एक दर्शक हैं, जो नियमित दर्शक हैं, आदरणीय गिरीश चंद जी, पर जी उन्होंने एक प्रश्न किया है कि नाटकों की बात, साहित्य के बाद, संगीत की बात से इतर आपके व्यक्तिगत जीवन में आप किससे ज्यादा प्रभावित हैं। ये गिरीश चंद जी की बात है, हमेशा जो हमारे मध्य रहते हैं। जी, मैं फिर से सर सवाल दोहराएगा, एक बार मैं सुन नहीं पाया ठीक से, जी, माफी चाहता हूँ। गिरीश चंद जी का एक जवाब, मतलब सवाल है आपके लिए, वो जवाब चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में भी कई लोग आते हैं, मतलब वो संगीत से, कला से, नाटकों से इतर या अपने गुरुजनों से इतर, तो व्यक्तिगत जीवन में आप किससे प्रभावित हैं, किस पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। सर आप जीवित लोगों की बात कर रहे हैं या स्वर्गीय हो चुके लोग भी शामिल हैं उसमें? एवर टाइम, एवर, कभी भी, जीवित भी हो सकते हैं, दिवंगत भी हो सकते हैं, आपके हाँ, जीवन मैं में वो आए। सर मेरे जीवन में जो लोग आए उनमें मैं जिनसे मेरा राब्ता रहा नज़दीकी, उनमें मैं अगर याद करूं तो मैं अपने शिक्षकों से प्रभावित रहा। एक शिक्षक का नाम लूंगा किसी का तो बहुत अन्याय हो जाएगा, लेकिन मैं डॉक्टर आर के गुप्ता जी, जिनके अंडर मैंने शोध कार्य किया, उनकी समाज सेवा और उनके जेंटलनेस जो है वो, मतलब उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो बहुत कमाल है। उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। उसके अलावा हमारे आदरणीय श्री डोभाल जी, जो आज के युग के हैं ही नहीं, मतलब वो किसी दूसरे युग के प्राणी हैं। इतने हम्म, सरल, इतने सादगी से जीने वाले लोग हिंदुस्तान में अभी भी हैं, ये यकीन करना बहुत मुश्किल है डोभाल जी की तरह। बिल्कुल और गिरीश दूसरा जोशी मैं, जी का भी वही है जी। हाँ, गिरीश जोशी जी का नाम मैं इसी क्रम में लेना चाहूंगा। वो भी उसी कलेवर के, उसी कैटेगरी के आदमी हैं। ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, समाज के लिए, दुनिया के लिए सोचने वाले, चिंतित रहने वाले, मदद करने वाले गिरीश जोशी जी। आदरणीय स्वर्गीय गिरदा, उनके बारे में क्या कहूँ, मतलब गिरदा का जो कंसर्न था लोगों के प्रति और उनका जो सोचने, बोलने और बात करने का तरीका था वो बहुत कमाल था। और आपसे भी मैं बहुत प्रभावित रहा हेमंत, अब आपके सामने कह रहा हूँ इस बात को। बहुगुणा जी जिस ऊर्जा के साथ काम करते हैं, कमाल है। मैं तो मतलब, और जो लिखते हैं बहुगुणा जी, उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन। मतलब मैं बहुगुणा जी के साथ नेपाल और भूटान की यात्रा में रहा करीब 15 दिन, 12-15 दिन। तो उस दौरान मैंने इनकी ऊर्जा को देखा, महसूस किया। हम जब बहुगुणा जी की उम्र में पहुंचेंगे तो पता नहीं चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, मैं कह नहीं सकता। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं सर, मतलब एक लंबी लिस्ट है जिनके बारे में मैं क्या कहूँ। और जो ये तो थे जो, जिनके मैं सीधे संपर्क में आया, और जो नहीं रहे उनमें मैं स्वामी विवेकानंद जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। और उनके व्यक्तित्व से मैंने बहुत सीखने समझने की कोशिश की जी। तो कबीरा खड़ा बाजार में एम के रैना, उनके उस नाटक के बारे में संभवतः शुक्ला सर पूछ रहे हैं, रजनीकांत शुक्ला जी। तो भट्ट जी मेरे उसमें
आवाज आवाज आ रही है? मेरे ख्याल है आ रही हेमंत दा बहुगुणा का जी, आ रही है, नेटवर्क चला बोलिए। गया है। जी हाँ, भट्ट जी आपने जहाँ तक मेरी आपने कुछ लघु फिल्मों में भी काम किया है जो बच्चों को लेके बनी थी। तो अगर अगर आपके पास में उस फिल्म की कोई क्लिपिंग या उससे जुड़ा हुआ कोई अनुभव हो तो जरा बताएं। सर, रजनीकांत शुक्ला जी का एक जी जी सवाल था। सवाल मेरी आवाज मेरी आवाज जी, रजनीकांत शुक्ला जी का कोई सवाल था सर, एक बार फ्लैश कीजिएगा, पढ़िएगा तो। जी, रजनीकांत शुक्ला जी का जो सवाल था सर, वो सवाल नहीं था, दरअसल वो उनका एक कमेंट था कि वो उनका कहना था कि कबीरा खड़ा बाजार को लेकर के जो है एम के राणा साहब ने बहुत सारे उसके मंचन किए थे दिल्ली में प्रयोग संस्था के माध्यम से। ये उनका कमेंट है सर, सवाल नहीं है। तो मैं बहुगुणा जी के सवाल की ओर आता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। तो बहुगुणा जी, आपने आप बच्चों सवाल की सुन फिल्म नहीं को पाए लेकर थे के वो? मुझसे, हाँ, आपने जी आपने बच्चों की फिल्म को लेकर के जो सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। जी तो एक फिल्म अंडर द स्काई हमने तैयार की, एहसान बख्श जी के साथ मिल करके, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक रहे हैं और इस वक्त मुंबई में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो फिल्म लगभग 12 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल हुई है। और मुझे उसमें एक छोटा सा, चूंकि बच्चों की फिल्म थी तो हमारे करने के लिए उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, तो एक छोटा सा अनुभव मुझे उसमें रहा, काम करने का अनुभव अभिनय का। वो बहुत लाजवाब था। ये मैं उसकी कुछ कटिंग्स शेयर कर रहा हूँ आपको, जो विदेशों में जो फिल्म फेस्टिवल्स में वो फिल्म गई, और उसमें मैंने जंगल के एक चौकीदार का छोटा सा करेक्टर किया था। हालांकि उसकी क्लिपिंग अभी, बहुत जल्दबाजी में आपने मुझे आज बातचीत के लिए कहा, तो मैं उसकी क्लिपिंग अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके मीडिया में आई हुई कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। ये शिक्षा को लेकर के ही फिल्म थी। और ये देखिए, ये मसूरी और हल्द्वानी में इसकी शूटिंग हुई थी पूरी की पूरी। और नीदरलैंड से लेके, अमेरिका से लेके, शारजाह से लेके, बहुत सारे देशों में इस फिल्म के स्क्रीनिंग हुई, शोज हुए, फेस्टिवल्स में गई। और हमने उत्तराखंड के लगभग 50,000 बच्चों को सिटकुल के माध्यम से स्कूलों में घूम घूम करके फिल्म बनाई, दिखाई, जो बच्चों को बहुत पसंद आई और हमारी सरकार को भी बहुत पसंद आई। ये देखिए, जिलन फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में, वहाँ भी ये फिल्म गई, और बहुत सारे फेस्टिवल्स में ये फिल्म गई। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा इस फिल्म को लेकर के मेरा। और दूसरा, जो एक सवाल, एक बच्चों को लेकर के मैंने एक स्वच्छता पर एक फिल्म बनाई सर, बापू का गुलू, शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म थी केवल, वो एनएफडीसी के लिए बनाई थी। और वो फिल्म भी काफ़ी लोगों को पसंद आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद आई, उसको पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान मिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मुझे उसके लिए सम्मानित भी किया। और उस फिल्म का जो गीत था, एक छोटा सा 6 लाइन का गीत था उस फिल्म में, लेकिन बाद में उस गीत को हमने डेवलप किया और वो गीत स्वच्छता गीत के रूप में पूरे देश में मशहूर हुआ। तो मैंने अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के वो फिल्म बनाई, और 2 दिन में, 1 दिन में मैंने फिल्म तैयार की, और वो बहुत लोगों को पसंद आई। और कुछ बहुत सारी छोटी छोटी इधर उधर की फिल्में की, लेकिन ये जो 2 फिल्में हैं, इनका नाम मैं इसलिए लेना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे अनुभव दिए। जी इसका वो मतलब उसमें लयबद्ध किया हुआ, उसकी कहानी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा, जो मोदी जी के सामने स्वच्छता अभियान के लिए वहां पर बजाया गया, गाया गया। हेमंत, सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा, मैं, आपका ऑडियो नहीं था शुरू में तो मैं सुन नहीं पाया। जी, मैं ये कह रहा था कि एक स्वच्छता गीत आपने लिखा, फिर हरीश पांडे जी ने उसको संगीतबद्ध किया, और फिर वहां पर बनारस में जब मोदी जी आए थे तो वहां पर उन बच्चों ने उसको प्रस्तुत किया। तो उसकी कहानी थोड़ा बताइएगा, ताकि हम शिक्षकों को भी अच्छा लगेगा कि हमारे बीच के एक शिक्षक ने ये कारनामा किया है।
हेमंता, वो जो गीत था वो दरअसल जो मेरी शॉर्ट फिल्म थी बापू का गोलू, यूट्यूब में उपलब्ध है, हमारे दर्शक देख सकते हैं। उसमें मैंने वो 6 लाइन का गीत लिखा था कि कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को आफ करेंगे बापू हम, गांव गली अपनी भी चमचम चमकेगी, ये सब अपने आप करेंगे बापू हम। तो वो क्या बात। फिल्म ये मुखड़ा था छोटा सा, जो मैंने बहुत सारे हमारे दर्शकों को, हमारे शिक्षक साथियों को भेजा, तो उनको बड़ा पसंद आया। और कई प्रिंसिपल्स ने, कई शिक्षकों ने मुझसे कहा कि ये गीत तो बहुत ज़बरदस्त है और बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा है, 30 सेकंड का था उस फिल्म में वो गीत। और उनका कहना था कि ये गीत शुरू होते ही खत्म हो जाता है, मतलब 30 सेकंड जाते तो पता ही नहीं चलता। तो उनका ये कहना था कि इसको आप बड़ा करो। और तो वो बात उन्होंने कही, मेरे दिमाग में रही, और फिर वो बात आई गई हो गई। उसके लगभग 1 साल बाद अ, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि इस पर काम करना चाहिए, इस गीत पर। उसके 1 साल बाद मैंने उस गीत के कुछ अंतरे लिखे, 2-3 अंतरे, 4 अंतरे, 3 या 4 अंतरे लिखे। और फिर डॉक्टर हरीश जोशी ने उसका संगीत तैयार किया था सर, हरीश पांडे जी ने नहीं। हरीश वो जी ने, थोड़ा हाँ हाँ, हाँ। हाँ। तो हरीश जोशी से मैंने कहा कि यार ये हरीश को ऐसा ऐसे करता है, ऐसा ऐसा इसका म्यूजिक चाहिए। तो हरीश बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है सर, कमाल है, मतलब उसके टैलेंट का कोई जवाब नहीं। बहुत सारे नाटकों में भी संगीत दिया है उसने। तो हरीश से मैंने निर्णय किया, तो हरीश भाई ने उसको बड़े अच्छे से धुन बनाई। फिर हमने सीसीआरटी के निदेशक थे उन दिनों, गिरीश जोशी जी, उनसे उस पर चर्चा की, उनको सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने भारत सरकार तक वो गीत पहुंचाया। और वो गीत भारत सरकार के संस्कृति विभाग के सचिव को, अपर सचिव को, मंत्री जी को, तत्कालीन महेश शर्मा जी को, इन सब लोगों को बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि भाई इस गीत को जो है माननीय फ्रांस के राष्ट्रपति जब आ रहे हैं बनारस में, मोदी जी भी हैं उसमें, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनके सामने इस गीत पर कथक करेंगे बच्चे, 200 हम्म। बच्चे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मतलब इस गीत पर कथक कैसे हो सकता है, और वो भी 200 बच्चे कैसे करेंगे। मेरे लिए तो बहुत मतलब सरप्राइजिंग था ये। खैर, बनारस के एक स्कूल के बच्चों को, 200 बच्चों को वहाँ कई दिन तक रिहर्सल कराई। दिल्ली से कथक के एक्सपर्ट्स गए थे वहाँ पर, उन्होंने पूरे ग्रुप में राजा घाट में, हम भी उस रिहर्सल में शामिल रहे, रिहर्सल्स कराई। और उसके बाद वो गीत माननीय प्रधानमंत्री जी और इमोनुअल मैक्रा जी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। और उस समय जो एडिशनल सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि ये गीत बहुत पसंद है और हम इसको दूरदर्शन के लिए तैयार करेंगे। सोनल मानसिंह जी इसका कोरियोग्राफी करेंगी, और इसको हम हर स्कूल तक पहुंचाएंगे उनकी भाषाओं में। तो इस गीत को आप हर भाषा में अनुवाद करिए। संस्कृति विभाग की अपर सचिव जो थी, उन्होंने कहा मुझसे खुद उन्होंने कहा, सुजाता प्रसाद जी थी बनारस में, उन्होंने मुझसे कहा। तो उसके बाद इस गीत को अनुवाद किया गया। दिल्ली में 2 कार्यशाला हुई 5-5 दिन की, जिसमें 16 भाषाओं में, हिंदी के अलावा कश्मीरी में, हमारे दर्शक देख रहे हैं कश्मीरी में जिन्होंने अनुवाद किया था इसको, उड़िया में, असमी में, बांग्ला में, मणिपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, गुजराती में, राजस्थानी में, मराठी में, इन सब भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ सर। और फिर वो कार्यक्रम था, उसको 2 अक्टूबर जब गांधी जी की 150वीं जयंती थी, उस पर प्रधानमंत्री के हाथों रिलीज होना था। लेकिन वो कई कारणों से नहीं हो पाया। उन कारणों पर जाना अभी मुझे नहीं लगता कि शो में ठीक रहेगा, तो वो अभी पेंडिंग में है, ऐसा मैं कह सकता डॉक्टर हरीश जोशी जी, जिन्हें अभी हमारे जो शिक्षकों की एक प्रतियोगिता हुई थी, बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा था, और अपने विद्यालय के बच्चों के लिए भी वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। बट जी हमारे तो वो शो के मेरे ख्याल से तीसरे चौथे गेस्ट भी रहे, डॉक्टर हरीश जोशी जी। तो हूँ। जी मैं, जी। अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी एक कृति, आपकी एक कृति अ, इस स्तर तक वहां पर पहुंची है। बहुगुणा सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो क्योंकि मैं और आप बातचीत कर रहे हैं तो लग रहा है कि हम तो बिल्कुल घर ही में कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुगुणा जी थोड़ा इतर बातचीत करेंगे आगे। जी बहुगुणा सर। भट्ट जी, मैं अक्सर आपकी कविताएं भी पढ़ता रहता हूँ। कविताएं भट्ट जी बहुत अच्छी लिखते हैं, और हालांकि शायद इनकी कविताएं इन्होंने खुद बता रहे थे कि इन्होंने कभी छपाते नहीं है, खुद ही लिखते हैं, शौकिया लिखते हैं। तो भट्ट जी, आपकी कविताएं आपने कोरोना के उस पर भी लिखी थी, उसके अलावा सामाजिक के और संदर्भ है उन पर भी आपने कविताएं लिखी हैं। तो हम चाहेंगे कि दर्शक को आप अपनी कविताएं भी सुने जरा, एक दो।
भट्ट जी सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं कह रहा हूँ भट्ट जी जी सुन जब रहा हूँ भी सर। कविता लिखते हैं तो बहुत ही कम शब्द और बहुत ही सरल शब्द प्रयोग करते हैं। तो भट्ट जी हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। जी जी मैं सुन रहा हूँ बहुगुणा जी आपको, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो मुझे बाकी माइक माइक म्यूट करने पड़ रहे हैं क्योंकि इको हो जा रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ आपकी बात का जवाब देने में। तो बहुत सारी कविताएं हैं सर, आपने कोरोना की बात की, तो सबसे पहले कोरोना पर जो कविता लिखी है उसी को मैं सुनाना चाहूँगा। तो व्यंग शैली में थोड़ा सा है ये रचना और बहुत सारे इसमें बंद हैं, तो सुनिएगा कि चीन का खानदान है साहब। जी बहुगुणा जी बोलिए सर, बोलिए। आप कोरोना पे कविता सुना रहे हैं तो मैं क्या मास्क लगा के इसको सुनूं या बगैर मास्क लगाए भी सुनी जा सकती है? सर आप तो रिस्क लेने के आदी हैं, आप रिस्क ले लेंगे मुझे उम्मीद है। सुनाइए जी। तो सर कान में मास्क मत लगाइएगा कविता सुनते समय, ये गुजारिश है बहुगुणा सर। जी मनमोहन चौधरी जी कह रहे हैं कि अंडर द स्काई के शोज में हमें भी बहुत ज़्यादा रहा है एहसान सर के साथ। जी अल्मोड़ा में भी उसके शोज हुए थे। धन्यवाद चौधरी सर आपका बहुत बहुत। तो मैं कविता शुरू करता हूँ सर। पहले सबसे पहले कोरोना की कविता जो आपने जैसा कि आदेश किया मुझे कि चीन का खानदान है साहब, चीन का खानदान है साहब, सारी दुनिया वुहान है साहब। पहले एक वुहान में ही था, तो अब सारी दुनिया को वुहान बना दिया उन्होंने कोरोना के माध्यम से। तो चीन का खानदान है साहब, सारी दुनिया वुहान है साहब, और खून चमगादड़ों का पीते हैं, सबकी आफत में जान है साहब। ऐसा कहा गया कि ये चमगादड़ों से शुरू हुई, तो खून चमगादड़ों का पीते हैं, सबकी आफत में जान है साहब, और उसने इंसान का खून चूसा है। मैं पूरे चाइना की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो शोषणकारी देश है, सब जानते हैं। तो उसने इंसान का खून चूसा है, उसके मुंह पर निशान है साहब, उनका निशान भी लाली रंग का। उसने दुनिया का खून चूसा है, उसके मुंह पर निशान है साहब, उसके कपड़े सफेद कैसे हों, कोयले की खदान है साहब। उसके कपड़े सफेद कैसे हों, कोयले की खदान है साहब, और इश्क की बात बताएं कैसे, दर्द की दास्तान है साहब। बहुगुणा जी आपके प्रिय विषय पर मैं आ रहा हूँ। तो इश्क की बात बताएं कैसे, दर्द की दास्तान है साहब, उसको कैसे गले लगाएं हम, कोरोना दरमियान है साहब। अब कोरोना के कारण जो है गले भी नहीं लगा सकते सर, दिक्कत ये है आज के दौर में। तो इश्क की बात बताएं कैसे, दर्द की दास्तान है साहब, उसको कैसे गले लगाएं हम, कोरोना दरमियान है साहब, और वस्ल की रौनकें गजब की हैं। वस्ल मतलब मिलने का समय। वस्ल की रौनकें गजब की हैं, जमी पे आसमान है साहब। जब जब मिलता है आदमी अपने प्रियतम से, प्रेमी से, तो ऐसा लगता है कि धरती नहीं, आसमान धरती पर आ गया। तो वस्ल की रौनकें गजब की हैं, जमी पे आसमान है साहब, वो अगर मेहरबान है साहब तो हर गधा पहलवान है साहब। वो अगर मेहरबान है साहब तो हर गधा पहलवान है साहब। रौब वर्दी का क्यों दिखाते हो, कुछ दिनों का गुमान है साहब। अब कोरोना में आप देखिए, मतलब वर्दी का भी बड़ा कमाल चल रहा है, अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है। तो कहा गया है कि रौब वर्दी का क्यों दिखाते हो, कुछ दिनों का गुमान है साहब। मुंह में रखिए, मुंह में मास्क का जिक्र बहुगुणा जी ने किया, तो मुंह में लंगोट बांध रखी है, वरना मुंह में जबान है साहब। रौब वर्दी का क्यों दिखाते हो, कुछ दिनों का गुमान है साहब, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा कोरोना। रौब वर्दी का क्यों दिखाते हो, कुछ दिनों का गुमान है साहब, मुंह में लंगोट बांध रखी है, वरना मुंह में जुबान है साहब, और जिसने मेरा उधार देना है अब तो उसका ही ध्यान है साहब। अब पता नहीं कोरोना में कब कौन कहाँ को चल रहा है सर, बड़ा डर लग रहा है। तो जिसने मेरा उधार देना है अब तो उसका ही ध्यान कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। व्यंग की रचना है, उसको व्यंग के तौर पर आप लोग लीजिएगा कि जिसने मेरा उधार देना है अब तो उसका ही ध्यान है साहब, उसकी गली, उस गली में ही मन भटकता है जिसमें उसका मकान है साहब। उस गली में ही मन भटकता है जिसमें उसका मकान है साहब, और जीभ की प्यास बुझेगी कैसे, ना ही बीड़ी न पान है साहब। सब बंद है। और जीभ की प्यास बुझेगी कैसे, ना ही बीड़ी न पान है साहब, और जाम के दौर चलेंगे कैसे। बहुगुणा जी जाम के दौर
चलेंगे कैसे, बंद रम की दुकान है साहब। जाम के दौर चलेंगे कैसे, बंद रम की दुकान है साहब। और कैसे दिन जिंदगी में आए हैं, जीना मरना समान है साहब। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि पता ही नहीं घर के अंदर है, जिंदा है कि नहीं, पड़ोसियों को नहीं पता है कि नहीं है। जब कहीं सोशल मीडिया से पता चलता है कि पड़ोस वाला जो है इस हालत में है। तो कैसे दिन जिंदगी में आए हैं, जीना मरना समान है साहब। खुद को अपनी ही कैद में रखिए, जान है तो जहान है साहब। फिलहाल घर में रहिए सर, खुद को अपनी ही कैद में रखिए, जान है तो जहान है साहब। वो है नापाक पाक में रहकर, पाक मतलब पाकिस्तान से, नापाक मतलब जो अशुद्ध है। वो है नापाक पाक में रहकर, वो तो इमरान खान है साहब। वो है नापाक पाक में रहकर, वो तो इमरान खान है साहब। और उसका कोरोना क्या बिगाड़ेगा, वो तो असली पठान है साहब। पाकिस्तान वाले बिल्कुल नहीं डर रहे कोरोना से, आप देखिए उनको ईद मनाने में मगन है वो। मैं अपने देश के सारे दर्शकों को भी ईद की बधाई देता हूँ इस शो के माध्यम से। तो वो तो नापाक, वो है नापाक पाक में रहकर, वो तो इमरान खान है साहब। कोरोना उसका क्या बिगाड़ेगा, वो तो असली पठान है साहब। और मस्जिदों में नहीं कोई डर है, मस्जिदों में नहीं कोई डर है, मस्जिदों में अजान है साहब। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो मस्जिदों में नहीं कोई डर है, मस्जिदों में अजान है साहब। और मौलवी मरकजों से कहते हैं खुदा का इम्तिहान है साहब। मौलवी कहते हैं कोरोना खुदा का इम्तिहान है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, वही करेगा जो करेगा। तो पिछली बार मरकज का कारण हुआ था जब, तो उस दौरान ये लाइनें लिखी थी, मस्जिदों में नहीं कोई डर है, मस्जिदों में अजान है साहब। मौलवी मरकजों से कहते हैं ये खुदा का इम्तिहान है साहब। और उसको मरने से डर नहीं लगता, उसको मरने से डर नहीं लगता, उसके सर पर मसान है साहब। उसको मरने से डर नहीं लगता, उसके सर पर मसान है साहब। उसके चूल्हे की आग ठंडी है, मुल्क में लॉकडाउन है साहब। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसके लिए लाइनें लिखी गई हैं। वो मरने से नहीं डरता सर, वो तो वैसे भी मर ही रहा है, तो उसको मरने से नहीं डर लगता उस गरीब आदमी को। तो पंक्तियां यूं हैं कि उसको मरने से डर नहीं लगता, उसके सर पर मसान है साहब। उसके चूल्हे की आग ठंडी है, मुल्क में लॉकडाउन है साहब। उसके चूल्हे की आग ठंडी है, मुल्क में लॉकडाउन है साहब। और हर बड़ा पेड़ है धराशायी। जितने बड़े बड़े मुल्क थे, बड़ा पेड़ मतलब बड़े देशों से, चाहे आप अमेरिका को ले लें, चाहे आप जापान को ले लें, फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें, इटली को ले लें, सबकी हालत खराब है। तो हर बड़ा पेड़ है धराशायी, चाइना का तूफान है साहब। हर बड़ा पेड़ है धराशायी, चाइना का तूफान है साहब। उसका धंधा नहीं मंदा होता, वो कफन की दुकान है साहब। तो कफन भी बेच खाते हैं चाइना वाले। कोरोना का भी मतलब अवसर में, आपदा में अवसर तलाशते हैं वो। तो उसका धंधा नहीं मंदा होता, वो कफन की दुकान है साहब। और जीना मरना है जिसके हाथों में, सॉरी, ईश्वर के हाथों में है। तो जीना मरना है जिसके हाथों में, उसके हाथों कमान है साहब। जो भी आया है यहाँ जाएगा, यही गीता का ज्ञान है साहब। जीना मरना है उसके हाथों में, उसके हाथों कमान है साहब। जो भी आया है यहाँ जाएगा, यही गीता का ज्ञान है साहब। और अंतिम पंक्तियां हैं कि मेरे घर ना कोरोना आएगा, मेरे घर ना कोरोना आएगा, मेरा घर देव स्थान है साहब। मैं बड़े हौसले से लड़ता हूँ, नाम हिंदुस्तान है साहब। मैं बड़े हौसले से लड़ता हूँ, नाम हिंदुस्तान है साहब, नाम हिंदुस्तान है साहब। तो हेमंत भाई, ये कोरोना को लेकर कुछ पंक्तियां थी जो मैंने कोरोना के शुरुआती दौर में लिखी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। हेमंदा, आपका माइक म्यूट है, हम आपकी बात सुन नहीं पाए इतनी देर की। आपका माइक म्यूट है सर, सुन नहीं पाए। मैं ये कह रहा था जी। कि कविता की तरफ हम फिर आएंगे, फिर से दोबारा आएंगे जब बहुगुणा जी पुनर्जीवित होकर हमारे बीच आएंगे। लेकिन तब तक हम, जब तक बहुगुणा जी की प्रतीक्षा करें, मैं चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक खेलों के विषय में भी जानना चाहते हैं
क्योंकि आपने तो हर विधा को अपनाया है और हर आर्ट से आप जुड़े हुए हैं। तो खेलों में भी आपने अपनी अच्छी पहचान बनाई थी, और खेलों में अंपायरिंग, ऑफिशियल, खिलाड़ी, सब भूमिकाओं में आपको हमने देखा है। तो थोड़ा अपने खेल जीवन के विषय में बताएं, और बच्चों के लिए ये किस तरह से लाभकारी होते हैं। शायद अ, भट्ट जी से संपर्क नहीं हो रहा। आज नेट ने एक बार फिर से दिक्कत की है। मैं दर्शकगणों को बताना चाहूंगा भट्ट जी की विशेषता। भट्ट जी, आप तक मेरी आवाज आ रही? नहीं। तो मैं भट्ट जी की विशेषता बताना चाहूंगा कि जो एक त्वरित जो बातचीत रखने की क्षमता होती है एंकर्स में, प्रतिवित्पन्नमति कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो हमारे भट्ट जी में देखने को बहुत मिलता है। भट्ट जी, जब तक आप नहीं थे तो मैं कुछ और बात कर रहा था। आइए फिर से खेलों के प्रति आपका रुझान जी, क्या क्या जी, रहा, खेलों से वो मैं आपका बताइए। प्रश्न सुन पाया था सर, मैं आपका प्रश्न सुन जी। पाया था। तो खेलों के प्रति सर, खेल तो ऐसी चीज़ है कि खेल ही है वो, उससे कोई अछूता नहीं है। बड़े हों या बच्चे हों, और ख़ासकर जब हम बच्चे होते हैं तो तब खेलों के प्रति ज़्यादा हमारा रुझान होता है, हमारा ज़्यादा लगाव होता है, हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो बचपन से ही मैं भी सब बच्चों की तरह खेलों के प्रति बड़ा आकर्षित रहा। और चूँकि स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि कोई बड़े खेल खेलने का मौका मिले, मतलब जो आजकल जो जिन पे पदक मिलते हैं, तो हमने जो बचपन में पदक जीते, वो गुल्ली डंडे में जीते हेमंदा शुरुआत में, वो अंठी में कंचों में जीते, वो डिब्बी एक खेल होता था उसमें जीते, वो आइस पाइस छुपन छुपाई खेलते थे उसमें जीते गलियों में, और वो गैलरी एक खेल होता था, गिलहरी भी जिसे हम कहते थे, उसमें जीते। फिर धीरे धीरे वहाँ से खो खो कबड्डी में आए, फिर वहाँ से क्रिकेट। उस दौरान जब पहला विश्व कप जीता भारत ने, जब हम बहुत छोटे थे, छठी सातवीं में पढ़ते थे, तो तब क्रिकेट की तरफ ध्यान गया, तो क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर उसके बाद स्टेडियम अपने कुछ दोस्तों के साथ जाना शुरू किया, तो वहाँ से थोड़ा सा खेलों के प्रति गंभीरता आई। और मैं हॉकी खेलना मैंने शुरू किया धीरे धीरे। हाँ, स्कूल लेवल हॉकी। पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर खेल पाया। ज़्यादा तो नहीं खेल पाया, क्योंकि मैं, मेरे साथ दिक्कत ये थी बंदा कि मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी, साहित्य में भी, राजनीतिक गतिविधियों में भी, खेलों में भी, पढ़ना भी होता ही था। तो इन सब कारणों से जो है खेल भी चलते रहे पैरेलली। और विश्वविद्यालय स्तर पर मैं कबड्डी भी खेला, और हॉकी खेला। स्कूल लेवल पर तो बहुत सारे खेल खेला। और उसके बाद फिर नौकरी में आया, तो फिर बच्चों को सिखाने का मौका मिला, तो मैंने प्रदेश स्तर तक खेलों में अंपायरिंग की, एंकरिंग भी की, आपके सानिध्य में, आपके अनुपस्थिति में कई बार करनी पड़ी, क्योंकि आपकी तो बहुत डिमांड रहती थी, तो आप सब जगह नहीं आ पाते थे, तो कहीं कहीं हमें भी वो सब जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। एथलेटिक्स में भी मैं रहा, मैं 10,000 मीटर की दौड़ में 2-3 बार चैंपियन रहा अपने कॉलेज में। 10,000 मीटर 10 किलोमीटर होता है, और आज मैं जब सोचता हूँ पीछे पलट के, तो यकीन नहीं होता कि मैं इतना भी कभी दौड़ लेता था। और एडवेंचर साहसिक खेलों की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि मैं सारी ट्रेनिंग्स मैंने साहसिक खेलों की ली हुई हैं, चाहे वो स्कीइंग की हो बर्फ़ में, होली में, रॉक क्लाइंबिंग की हो, या रिवर राफ्टिंग की हो, पैरासेलिंग की हो, पैराग्लाइडिंग की हो। ये सारे खेलों के प्रति, साहसिक खेलों के प्रति मेरा रुझान ज़्यादा रहा। तो साइकिलिंग, ट्रैकिंग, ये मेरी रुचि के विषय रहे, और आज भी मैं जब भी मौका मिलता है, हम बच्चों के साथ शुरू हो जाता हूँ। वाह। और भट्ट जी, अगर आपको मतलब विद्यालयों में जैसे आप रहते हैं, तो अभी तो छोटे बच्चे आपके पास होते हैं, तो उनको किस तरह से खेलों के प्रति आकर्षित करते हैं, क्या क्या खेल उनको खिलाते हैं? देखिए सर, आप तो इतने बड़े अनुभव रहे हैं, मैं, मुझे ऐसा लगता है आपके सामने बोलना थोड़ा संकुचा रहा हूँ मैं। बच्चों को खेलों में स्वाभाविक रुचि होती है, बस उसको थोड़ा मार्गदर्शन देने की बात होती है। बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि खेल केवल खेल के लिए नहीं है, उसके लाभ भी हैं। उसके लिए आपका हम्म। स्वास्थ्य का क्या लाभ है, आपका मस्तिष्क कैसे डेवलप होता है खेलों के माध्यम से। आप तो थिएटर में भी रहे हैं बंदा, तो मैं जब थिएटर के खेल कराता हूँ बच्चों को, तो या कोई भी खेल कराता हूँ, तो उसके बाद बच्चों से सवाल जरूर करता हूँ कि इस खेल के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बताओ। मैं बिल्कुल। नहीं बताता उनको, मैं कभी नहीं बताता उनको इसका क्या फायदा होता है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो उपदेश जैसा लगता है। शिक्षक कोई भी बात कहे, वो बच्चों को भाषण लगती है, उपदेश लगता है। हम्म। बच्चे खुद अपने आपस में जो बात कहते हैं, उस पर वो टिकते हैं, उसको वो आत्मसात करते हैं।
तो बच्चों से मैं खुद ही पूछता हूँ कि यार बताओ भाई क्या रहा इस खेल में, मतलब क्या था, कैसा लगा। तो बच्चों को कहता नहीं सर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था, इससे हमें ये सीखने को मिला, इससे हमें एकाग्रता बढ़ी, इससे हमारा स्टेमिना बढ़ा, इससे हमारे कैपेसिटी बढ़ी। वो खास सारी चीज़ें खुद ही बताते हैं, तो फिर उनको समझ में आता है कि खेलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि खेलो, और हर खेल का अपना अपना एक अलग फायदा है, तो ये मेरी कोशिश रहती है सर। तो आजकल भट्ट जी हम डॉक्टर दिनेश जोशी जी की बहुत ही जो उनकी डायरी के पन्ने होते हैं उनको नित्य पढ़ रहे हैं, तो एक प्रश्न शायद या कोई सुझाव डॉक्टर दिनेश जोशी जी आपके लिए फ्लैश कीजिएगा, पढ़िए तो क्या लिखा है जी। हाँ, दिनेश जोशी जी कह रहे हैं कि मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, और वो कह रहे हैं और भी बताते रहेंगे मेरे बारे में। दिनेश भाई मेरे बाल सखा हैं, बचपन से हर सुख दुख के साथी हैं, और लगातार मेरे साथ जुड़े रहे हैं, तो वो मेरे बारे में थोड़ा सा जानते हैं बेहतर तरीके से। तो फोटोग्राफी की बात, मुझे फोटोग्राफी का भी शौक काफ़ी शुरू से ही रहा सर। लेकिन शुरुआती दौर में कैमरे नहीं थे, पैसा नहीं था, तो केवल कल्पना किया करते थे कि कैमरा होता तो ये फ़ोटो खींचते, वो फ़ोटो खींचते, ऐसा करते वैसा करते। लेकिन जब नौकरी में आया, जिम्मेदारियों के साथ साथ फिर शौक पूरे करने का भी निर्णय लिया, तो फिर कैमरा खरीदा, बहुत सारी फ़ोटो खींची। आज तो हर कोई फोटोग्राफर है ये मोबाइल के दौर में। लेकिन जो रोल वाले कैमरा, डी एस एस एल आर होता था, सॉरी एस एल आर जो होता था रोल वाला, वहाँ से मैंने फोटोग्राफी सीखी, और बहुत काफ़ी मतलब सैकड़ों हज़ारों की संख्या में फ़ोटो खींची। और बहुगुणा जी का भी आदेश था कुछ देर पहले कि मैं अपने कुछ फ़ोटो जो है दर्शकों को दिखाऊं। तो कुछ, हाँ क्योंकि बहुत जल्दी में आज का एपिसोड ये निर्णय लिया आपने कि मुझे आज अपनी बातचीत रखनी है, अपने अनुभव शेयर करने हैं। तो कुछ 15-20 फ़ोटो हैं सर, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं, जो मेरे अच्छा खींचे भट्ट जी, हुए हैं या मुझसे संबंधित। जब आप हमें फोटो दिखाएं तो थोड़ा फोटो पे हम प्रश्न करना चाहेंगे दर्शकों की ओर से। जी, ये एक बहुत जरूर ही जरूर। बहुत चर्चित नाटक रहा ठुल चलिया, और ये हम लोगों ने देखा है, तो इसके पृष्ठभूमि पर कैसे क्या कुछ हुआ जरा बताइए ठुल चलिया। सर इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत बड़ी है और बहुत समय में लगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ठुलछलिया जो है, जी। एहसान बख्श जी ने इसको निर्देशित किया था, और गोपाल तिवारी जो नैनीताल से आपके तो बहुत जूनियर रहे, उनके उनके संगीत और गीत इसमें रहे, निर्देशन में भी उनका सहयोग रहा। तो मैंने इसमें प्रोडक्शन के साथ साथ एक रोल भी किया था थोकदार का। तो ये बहुत कमाल का प्रोडक्शन है, और ये एक अखबार की खबर पर ये नाटक तैयार हुआ सर। ये कोई लिखा हुआ नाटक नहीं है किसी बड़े राइटर का, किसी हम्म। नामी राइटर का नाटक नहीं था ये। एहसान जी ने, गोपाल ने, भुवन भाई ने, मैंने, राजीव शर्मा जी ने, हम सब ने मिलकर इसको तैयार किया। और ये बहुत कमाल का नाटक रहा, बहुत पॉपुलर रहा। बहुत इसमें हमारे सांस्कृतिक तत्व थे सारे, लगभग 1.5 घंटे का नाटक रहा है बंदा। और ये सारे हाँ कलाकार, ये ये दीपक मेहता जी ने, ये कोलाज दीपक हाँ। मेहता जी ने बनाया, हमारे जो मित्र हैं जी। तो ये दीपक, हाँ। इसकी पृष्ठभूमि थी, और इसके शोज हमने हल्द्वानी से लेकर देहरादून तक और सब जगह किए। तो ये ठुलछलिया की जो कहानी थी, ये कोलाज था। और ये अगला जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी का एक फोटो है। मैं थोकदार के रोल में था, तो नाटक के लगभग अ, 1.25 घंटे का जब नाटक होता है, 1 सवा घंटे के बीच में, तो मेरी मृत्यु हो जाती है उसमें। तो मैं जब मर रहा होता हूँ, तो उस वक्त मेरी पत्नी उस वक्त साथ में होती है। तो ये उसका दृश्य है। ये मेरे मरने का सीन है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ठुलछलिया का। तो जी। इसमें कुछ लाइनें थी, मुझे आज भी याद है कि सारी फसल काट दी आज, सारी फसल काट दी आज, जमीन में जो बोया उसने क्या उपजाया, मुट्ठी भर हम्म। अनाज, और आज वो भी हाथ से फिसल गया। अरे वाह, वाह। गजब है तेरी किस्मत थोकदार लक्ष्मण सिंह, गजब। जिस भी मिट्टी को तूने छू के सोना बनाना चाहा, उसी ने तुझे जमीन में मिला दिया। इस तरह की बहुत हम्म। सारी लाइनें थी, बड़े इमोशनल ये सीन था सर। तो ये उसका फोटो है, ये किसी रोहित उमराव, हमारे एक प्रेस फोटोग्राफर, उन्होंने खींचा था। ये एक और नाटक है बंदा शहीद साज, एक कहानी है सादत हसन मंटो साहब की, जो जो बहुत बड़े राइटर रहे हैं पाकिस्तान के। और इसका बंटवारे पर उनका बहुत बड़ा काम है साहित्य की, अगर हम बात करें। तो ये उसका एक शहीद साज का एक करेक्टर है जो मैंने किया था देहरादून में, ये मंचन हुआ था टाउन हॉल में, उसका एक फ़ोटो है ये। और ये हमने एक बार गुफाएं ढूंढी थी, दिनेश जोशी जी ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था बहुत सारे कामों का। तो ये हम्म। गुफाएं हमने उफलकंडा ब्लॉक में ही ढूंढी थी अभी 4-5 साल पहले। तो इन पर अभी काम चल रहा है, ये डेवलप होंगी, पाताल भुवनेश्वर की तरह की गुफाएं हैं। और बहुत रिस्की था, जान का खतरा था।
क्योंकि इन गुफाओं में हमसे पहले कोई गया नहीं था, किसी को पता नहीं था इन गुफाओं के बारे में। तो दिनेश भाई और हम दो पहले लोग थे जो इन गुफाओं में जिन्होंने प्रवेश किया, और ये बहुत सारा मीडिया में उसको कवरेज मिला, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये उसका अखबार का एक छोटा सा कवरेज का मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। भगवान जी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, ये इको हो जाएगा। उसके बाद ये वो फिल्म के जो मैंने आपको ये तो खैर दिखाए थे, तो ये एक फोटो है हेमंदा। ये मैं इसलिए इस फोटो में, वैसे तो कोई बहुत उस तरह की बात नहीं है। हाँ, ये जो है सफेद बुरांस है हेमंदा, जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये शुरुआत में सफेद होता है, उसके बाद ये गुलाबी होता है, फिर ये बैंगनी हो जाता है। तो ये आप देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है बुरांस का। सफेद बुरांस है ये द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में खींचा गया फोटो है। देखिए फिर ये रंग बदलता है। ये बुरांस जो है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, और छोटी छोटी झाड़ी नुमा इसके पेड़ होते हैं। तो ये रंग बदलता रहता है सफ़ेद बुरांस। ये द्यारा बुग्याल से बहुत खूबसूरत एक नज़ारा है हिमालय का। मैं अभी लैंडस्केप की फ़ोटो ज़्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिला फ़ोटो छांटने का, तो इतना शो में भी समय नहीं है। तो ये नंदा देवी राजजात में दिनेश भाई और हम गए थे पिछली बार। पिछली जो राजजात थी 2013-14 में। ये वेदिनी बुग्याल का फोटो है, आप देख रहे हैं वेदिनी कुंड दिख रहा है। और सामने जो है राजजात को लेकर के हमारे जो भक्तगण हैं देवी के, वो चल रहे हैं। इसमें एक दुर्घटना हो गई थी कि मेरा कैमरा खो गया था इस यात्रा के दौरान। तो ये डिजिटल कैमरे की काम चलाऊ फोटो है, जो एक सांस्कृतिक प्रतीक है हमारे उत्तराखंड का। पूरे एशिया की सबसे बड़ी धार्मिक पदयात्रा कहलाती है नंदा देवी राजजात। ये वेदिनी बुग्याल, ये देखिए वेदिनी बुग्याल का एक और खूबसूरत नज़ारा। चूँकि ये बरसात के दिन है, अगस्त सितंबर का महीना होता है, तो पीछे जहाँ आपको सफ़ेद इलाका दिख रहा है फोटो में, वो हिमालय का इलाका पूरा। अगर ये मौसम साफ होता तो पूरा हिमालय का रिफ्लेक्शन, हिमालय की का प्रतिबिंब जो है आपको यहाँ दिखाई पड़ता है इस झील पर, इस वेदिनी कुंड में। लेकिन चूंकि ये राजजात के समय बरसात के दिनों में आगे बादल है, कोहरा है। लेकिन ये देखिए देवी की डोलियों को नहलाया जाता है यहाँ पर वेदिनी कुंड में। बहुत सारी छंतोलियाँ आप देख रहे हैं रंग बिरंगी। इसके बाद फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है। तो ये उसका एक तस्वीर है राजजात की। और ये आपका नैनीताल हेमंदा, हमेशा की तरह खूबसूरत। क्या बात। और ये पाल नौका आप देख रहे हैं इस फोटो में। उसके बाद ये भी एक और नैनीताल का ही नज़ारा है। पीछे बैकग्राउंड में मस्जिद आपको दिख रही है। कल ईद है, सबको फिर से एक बार ईद की मुबारकबाद। और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ईद में हमें खुशियाँ दे, और ये महामारी है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि हम हमेशा की तरह गले लग के ईद मना सकें। वाह वाह, क्या बात। ये हमारा एक और नैनीताल का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, माँ नंदा सुनंदा की जो विसर्जन की जो डोली निकलती है। ये फोटो है उसी दौरान का, जो माल रोड का लिया गया है। ये हमारी एक बहुत विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा है, पहचान है पूरे नैनीताल की, पूरे उत्तराखंड की नंदा। ये रात के समय में सजाया गया माँ नंदा का मंदिर है नैनीताल का। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लाइटिंग है और कमाल का ये नज़ारा होता है। ये फोटो है बहुत ही प्रसिद्ध, नारायण ये आश्रम। चाइना बॉर्डर के पास में नारायण आश्रम का। तो नारायण स्वामी संप्रदाय के जो लोग हैं उनका ये आश्रम है, और बहुत खूबसूरत है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा, आदि कैलाश की यात्रा होती थी किसी ज़माने में। आदि कैलाश तो अब भी होती है। तो ये अंतिम पड़ाव है जहाँ तक गाड़ी जाती है, उसके बाद फिर पैदल जाना होता है। तो ये बहुत खूबसूरत है नारायण आश्रम अपने आप में। ये उसकी तस्वीर है। और मैं जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि नारायण आश्रम जरूर आएँ जब भी उत्तराखंड आए। पिथौरागढ़ से भी आगे है, ये एकदम बॉर्डर पर है चाइना के। ये पंचाचूली हिमालय का नज़ारा है, जो 5 चोटियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं। मुंशियारी एक जगह है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ जिले में। ये वहाँ से लिया गया नज़ारा है, मुंशियारी से। तो पंचाचूली का ये सूर्यास्त का नज़ारा है, इसलिए आपको गोल्डन हिमालय दिख रहा है, स्वर्णिम हिमालय दिख रहा है। तो ये आप पंचाचूली से देख सकते हैं इस तरह का खूबसूरत नज़ारा। ये सुबह का है, सूर्योदय का है पंचाचूली, उसी जगह से मुंशियारी से। तो दोनों समय में आप लाइटिंग का फ़र्क देख सकते हैं। एक में स्वर्णिम है और एक में जो है चांदी नुमा है। ऐसा लग रहा है कि चांदी के पहाड़ है। तो सोना और चांदी सुबह जो है
हिमालय चांदी जैसा दिखता है मुंशियारी से, और शाम को सोने जैसा। वाह। ये एक और तस्वीर है उसी पंचाचूली की मुंशियारी से। देखिए अलग अलग सेट्स हैं अलग अलग समय पर। ये जीआईसी मुंशियारी से लिया गया एक चित्र है जो बहुत पसंद आया था लोगों को। मैंने इसे फेसबुक में शेयर किया था, तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जगह पर स्थित है हमारा जीआईसी मुंशियारी। अब ये साहब मीटिंग हो रही है इनकी कि यार ये कोरोना कब खत्म होगा, आजकल आदमी दिख नहीं रहे, कहाँ गया पता नहीं सारे के सारे, सूरज भी छुप गया। ये कह रहे एक मजाक की बात है, लेकिन ये फोटो ये बादलों के बीच में और पहाड़ और बादलों के बीच में कहीं सूरज है। और अल्मोड़ा में एक फोटो मैंने लिया था एक बार, वहाँ गरुड़ से लौटते हुए दो हमारे जो कुत्ते हैं ये मीटिंग कर रहे हैं दोनों, पता नहीं किस बात पे कर रहे हैं। क्या ये बात। गरुड़ घाटी, ये गरुड़ घाटी है। और देखिए खेती किसानी अपने स्वभाव पर है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है ये जब ये धान की सवाई होती है, जिस समय धान की रोपाई होती है। ये नेपाल का एक मंदिर है। बहुगुणा जी बताइए, आप रुक नहीं पाए थे यहाँ पर। बहुगुणा जी नहीं रुके थे इस जगह पर, इसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ इस मंदिर का, नेपाल में है सर, और अभी नया नया बना है, तो बहुत खूबसूरत है। नहीं, इस रास्ते से गया था, इस रास्ते से गए थे हम लोग। वापसी के समय ये पड़ा था, तो ये मुझे अभी नाम इसका ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये अल्मोड़ा की फेमस हुक्का क्लब की रामलीला है। बहुगुणा जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, हाँ ठीक है। ये तो ये हुक्का क्लब की रामलीला है। आप देखिए बहुत कमाल की पूरी, मतलब दुनिया में बड़ी अनोखी रामलीला है ये, बहुत ही थिएटरिक, बहुत ही म्यूजिकल, और पूरी मेहनत इसमें ये लोग करते हैं अल्मोड़ा के हमारे कलाकार। मतलब आप जरूर एक बार इसको देखिएगा, ये देखने लायक है ये रामलीला, अल्मोड़ा की रामलीला जो है। उसके बाद ये जैसलमेर राजस्थान का सूर्यास्त का एक नज़ारा है सर। वाह। सूर्यास्त के समय आप देखिए पीछे बैकग्राउंड में क्या खूबसूरत नज़ारा है, और ऊँट में एक बच्चा बैठा हुआ है, पीछे मोबाइल से फोटोग्राफी का भी चल रहा है दौर। तो ये जैसलमेर का एक फोटो है, राजस्थान का, बिल्कुल बॉर्डर का है ये, हिंदुस्तान के एक इलाका। तो ये कुछ तस्वीरें थी जो अभी जल्दबाजी में मैंने छाटी दर्शकों को दिखाने के लिए। आप आपके सवालों का स्वागत है सर। बहुत सुंदर। और ये फोटोग्राफी के लिए हम लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सारे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तो एक यात्रा भी आपने सांस्कृतिक यात्रा की थी, ये ओखलकांडा साइड, हल्द्वानी से ओखलकांडा साइड आप गए थे। उसके पीछे क्या उद्देश्य था और क्या क्या अर्जित किया उस यात्रा में, और ऐसी यात्राएं क्यों जरूरी हैं हमारे जीवन में? जी जी, बहुत बहुत प्रासंगिक सवाल किया है बंदा। और इन सब यात्राओं के प्रेरणा स्रोत भी आप लोग ही रहे हैं। आदरणीय शेखर पाठक जी से, प्रोफेसर शेखर पाठक जी से जब चर्चा होती थी तो वो कहते थे हमेशा कि यार कुछ करो कुछ करो। तो हमें लगा कि जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ न तब अखबार जाता था, मोबाइल तब भी नहीं थे, अब थोड़ा थोड़ा है। तो हमें लगा कि उनकी आवाज़ बन के हमको निकलना चाहिए। तो ऐसी, वैसे तो कई यात्राएं की है मंदा, लेकिन दो यात्राएं हमने, मैं जरूर ओखलकांडा के संदर्भ में आपने बात की, तो ओखलकांडा में हमने दो यात्राएं की। जी। एक गोला नदी की जो जो कैचमेंट एरिया है गोला नदी का, उसकी हमने पदयात्रा की, लगभग 8 दिन की, जो रानी बाग से शुरू करके और जहाँ उसका उद्गम स्थल है नाडाडोल कलवानी, अल्मोड़ा जिले में पहली धारा जहाँ से आती है दूरस्थ, वहाँ तक की 8 दिन की यात्रा की। दूसरी हमने नंदौर नदी घाटी की, जो हमने शुरू की पतलोट से और इधर चोरगलिया में आके ख़त्म की, जहाँ नंदौर तराई में आ जाती है, उधम सिंह नगर में जाती है। और तीसरी फिर हमने नंदौर की यात्रा की जिसमें गुफाएं ढूंढी। तो इन यात्राओं के पीछे सर सबसे पहला मकसद तो ये था कि जो हमारा पहाड़ का जो सांस्कृतिक परिवेश है उसको समझना सबसे पहले। क्योंकि अगर हम पहाड़ के निवासी होते हुए हमें अगर उसको ठीक से नहीं समझेंगे, आपके साथ नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पहली बात, पहला सा लक्ष्य ये था। दूसरा लक्ष्य था कि उसको डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि कई सारे कलाकार हैं जो, अब गिरधा मुझसे कहते रह गए कि डीएन मुझे डॉक्यूमेंट कर ले, डॉक्यूमेंट कर ले, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कब चल दूं। लेकिन मैं अपनी नौकरी में, अपने काम में, दुनियादारी में इतना मगन रहा कि गिरधा को नहीं डॉक्यूमेंट कर पाया, और उसका आज मुझे अफसोस है।
तो दूसरा ये था कि पहाड़ की संस्कृति को हम डॉक्यूमेंट कर पाएँ, जितना भी कर सकें, हमारे छोटे से प्रयास हों। तीसरा हमारा ये था कि पहाड़ की जो जनजीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, वहाँ शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, कृषि को लेकर के, वन्य जीवन को लेकर के, हर तरह को, मतलब वो एक तरह से कहना चाहिए कि आज भी इतना मुश्किल जीवन जी रहे हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उसका उसको आत्मसात करना, उसको लोगों तक लाना, उन समस्याओं के बारे में बात करना, लोगों को जागरूक करना, अखबारों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के माध्यम से, ये था। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मकसद थे कि हमारे कुछ मित्रों को शौक था नई जगहों को देखने का, घूमने का, एक्सप्लोर करने का। तो हमने उनको ढूंढा, उनको साथ लिया, युवाओं को साथ लिया, उनको एक नए क्षेत्र से परिचित होने का मौका मिला। तो ये सारे उद्देश्य थे सर, उस यात्राओं को वाह लेकर के, उन यात्राओं को लेकर। वाह। मेरी भी उत्कंठा थी जानने के लिए ना, और मैंने विवेक पांडे जी से भी बहुत बार कहा था कि इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाइए। उन्होंने, आप लोगों ने बनाई भी शायद, लेकिन मैं देख ही नहीं पाया। उन्होंने मुझे एक डिस्क भी दी, लेकिन वो पता नहीं क्यों कंप्यूटर में उस दिन चली नहीं। तो मैं चाह रहा था कि आज अगर हम पहले ही प्री प्लान होता तो उसके कुछ अंश अपने दर्शकों को दिखा पाते। बहुगुणा सर ने अभी एक सवाल किया था कि आज अचानक आपको क्यों आना पड़ा। मुझे तो वो याद आ गया, महाभारत के युद्ध में ना कृष्ण भी उतर गए थे एक दिन। आपदा काल में कभी उतरना पड़ता, उन्होंने खुद ही उतर गए थे। तो ये ऐसा कुछ घटना घटी होगी। अचानक बहुगुणा सर का फोन आया था कि इस समय भट्ट जी दाढ़ी बना रहे हैं, और मैं तो चाहे कुछ हो, मंगल हो या कहीं जाना हो नहीं जाना हो, बिल्कुल मतलब हफ्ते में 7 दिन दाढ़ी बनाता हूँ। और दुर्भाग्य से आज मेरी दाढ़ी नहीं बनी थी, अचानक मुझे आना पड़ा। तो भट्ट जी आज क्या हुआ है? आजकल कुछ माहौल में कुछ गड़बड़, कोरोना वोरोना का कोई संकट तो नहीं था ये? नहीं, मतलब कोरोना का संकट तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और मैं पिछले एक हफ्ते से, मतलब कई दिन से मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, पिछले बृहस्पतिवार से लेकर अब तक। और वो बड़ी, मतलब मैं ऐसे ही आना चाहता था, आप ही की तरह दाढ़ी में ही आना जी। चाहता था, लेकिन वो बहुगुणा जी ने जिद की कि नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल पहले दाढ़ी बनाओ, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आप दाढ़ी बनाओ। तो उनकी जिद नहीं, पे मैंने बहुगुणा दाढ़ी सर बनाई। का कहना था भले ही खाना ना खाओ लेकिन दाढ़ी जरूर बनाओ। अभी अभी उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया है, और मैंने आज कसम, बिल्कुल शपथ ले ली, कसम ले ली मैंने कि बहुगुणा सर का एक कहा मैं जरूर मानूंगा। आजकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं बहुगुणा सर भी, और डॉक्टर दिनेश का भी हम नित्य प्रति। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी आपकी बातचीत आज बहुत ज्यादा हो रही, बहुगुणा सर का कनेक्शन थोड़ा सा हट जा रहा बीच बीच में। अगर इस समय जुड़े हैं सर, तो कोई अनुत्तरित प्रश्न जो उनके मन में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो एक कविता भी शेष है। बहुत लोगों ने कहा कि कोरोना की कविता तो भट्ट जी ने सुनाई है, कोई दूसरी कविता भी। मेरे पास तो बहुत कविताएं आपकी हैं, मैं भी सुना सकता था अगर मुझे पहले पता होता कि आज, तो मैं भी उस कविता को वाचन मैं भी कर सकता था। तो भट्ट जी एक दो कविता और सुनाइएगा, तब तक आ जाते हैं हमारे भाई साहब। ठीक है सर, आपका जो आदेश है मैं उसको जो है पालन करता हूँ। बहुत सारी कविताएं हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सी कविता पढूं और कौन सी छोड़ दूं। अ, आप किस तरह की रचना सुनना चाह रहे हैं सर? वही आज जैसा वो बता रहे थे, व्यंग्यात्मक शैली में ही अच्छी लगती हैं। जो बहुगुणा जी पूछ रहे थे ना अभी की कविताओं के बारे में, बीच बीच में अंतर ध्यान हो जाते हैं, हमारा नेट जो है थोड़ा दिक्कत करता है। सर अभी व्यंग की रचना तो मैं, चूंकि आज तैयारी कोई ऐसे था नहीं थी कि मुझे शाम को ये सब करना पड़ेगा, तो वो तो अचानक ही हो गया। लेकिन एक जो सामने दिख रही है, मैं उसको आपको सुनाना चाहूंगा। बहुत सारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। जी। अधिकारी जी हैं, मंजुला पांडे जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, रामाश्रय सिंह जी हैं, मनमोहन चौधरी जी हैं, चरण सिंह बगरी जी हैं, श्रोणी मेखला जी हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, दिनेश जोशी जी हैं, नागेंद्र शर्मा सर हैं, नवीन यादव जी हैं। लगातार इतने सारे कमेंट आ रहे हैं सर। अरविंद नेगी जी हैं, अतुल शर्मा जी हैं, नागवेंद्र सोइन जी हैं उड़ीसा से, बबीता थपलियाल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय सर हैं, पूरन बिष्ट जी हैं, महेंद्र उपाध्याय सर ध्यानी का जी हैं, एक सवाल भी था, हम देख नहीं पाए उस समय जी। रूपा और बिष्ट जी हैं, अशोक कुमार प्रधान जी हैं, और बहुत बहुत लंबी लिस्ट है सर। तो मैं सब लोगों का आभार ज्ञापित करता हूँ। और
उसके बाद जैसा कि आपका आदेश है तो मैं कुछ एक कविता और आपके अनुरोध पर पढ़ना चाहूंगा जी, कि रजनीकांत दर्द में शुक्ला हूँ जी बहुत। फरीदा शोक जी को भी बधाई दे रहे हैं और हमारे सब दर्शकों को हमारी ओर से ईद की बधाई भी है, मुबारकबाद है। जी 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 जी। जीएस अधिकारी जी कह रहे हैं कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, और मंजुला पांडे मैम कह रही हैं कि आता है लेकिन स्नेह युक्त गुस्सा आता है। हाय हाय धन्यवाद हाय धन्यवाद। क्या बात। तो मैं कविता पढ़ता हूँ सर कि दर्द में हूँ बहुत मगन यारो। हम्म, दर्द में हूँ बहुत मगन यारो, टुकड़े टुकड़े हुआ बदन यारो। वाह। दर्द में हूँ बहुत मगन यारो, टुकड़े मगन टुकड़े या हुआ बदन यारो। कोई मेरा बिगाड़ लेगा क्या, सर पे बांधे हूँ मैं कफन यारो। वाह। दर्द में हूँ बहुत मगन यारो, टुकड़े टुकड़े हुआ बदन यारो। कोई मेरा बिगाड़ लेगा क्या, सर पे बांधे हूँ मैं कफन यारो। अब मैंने सूरज को बुझाना चाहा। हम्म अब देखिए साहब कैसे कैसे कल्पना मैं करता हूँ कि मैंने सूरज को बुझाना चाहा, भेजकर चांद से पवन यारो। चांद की हवा हम्म से मैंने सूरज को बुझाना चाहा। तो मैंने सूरज को बुझाना चाहा, भेजकर चांद से पवन यारो। हम्म, अपने हाथों को खुद जलाया है मैंने करते हुए हवन यारो। वाह। अपने हाथों को खुद जलाया है मैंने करते हुए हवन यारो। और आज के दौर की सियासत में, हम्म, आज के दौर की सियासत में मैंने देखा है ये चलन यारो। जिसको रहबर बना के लाओगे बेच देगा वही वतन यारो। वाह। ये राजनीतिक व्यंग क्या। है सर कि आज के दौर की सियासत में मैंने देखा है ये चलन यारो। जिसको रहबर बना के लाओगे बेच देगा वही वतन यारो। सारी दुनिया में करके मुंह काला, उसके हम्म, मुंह पर न थी सिकन यारो। सारी दुनिया में करके मुंह काला, उसके मुंह पर न थी सिकन यारो। और जब से देखा है उसका चाल चलन हो गया मैं भी बदचलन यारो। हाँ, जब से देखा है उसका चाल चलन हो गया मैं भी बदचलन यारो। बच्चन यार। और मंजिलें मंजिलों के ऊपर थी, मंजिलें मंजिलों के ऊपर थी। पल में बिखरा मेरा भवन यारो। नींव की ईंट ही नदारत थी ऐसा उसने किया गबन यारो। क्या लाइन नींव है। की ईंट ही नदारत थी ऐसा उसने किया गबन यारे यारो। क्यों किसी से शिकायत करूं मैं, क्यों किसी से शिकायत, क्यों किसी से करूं शिकायत मैं। जल गया घर मेरा चमन यारो। क्यों किसी से करूं शिकायत में, जल गया घर मेरा चमन यारो। रब ने मेरे ही नाम लिखना था सारी धरती का बांझपन यारो। सारी धरती का रब ने बात। मेरे ही नाम लिखना था सारी धरती का बांझपन यारो। और सीधे आकर जिगर पे लगते हैं। अब हम्म, थोड़ा सा इसकी दशा बदल रही है दशा सर कि हम्म, सीधे आकर जिगर पे लगते हैं तीर जैसे हैं दो नयन यारो। सीधे आकर जिगर पे लगते हैं तीर जैसे हैं ये दो नयन यारो। और उनको फूलों से चोट लगती है नाम उनका है गुलबदन यारो। वाह। उनको फूलों से चोट लगती है नाम नाम उनका उनका है। है गुलबदन यारो। मेरी हर सांस उसकी नेमत है मेरी हर सांस का नमन यारो। वाह। मेरी हर सांस उसकी नेमत है मेरी हर सांस का नमन यारो। साथ हर हाल में निभाए जो वही है सच में जाने मन यारो। साथ हर क्या। हाल में निभाए जो वही है सच में जाने मन यारो। और उसी के इश्क ने जलाया है, उसी के इश्क ने जलाया है जल रहा है मेरा तन मन यारो। उसी के इश्क ने जलाया है जल रहा है मेरा तन मन यारो। कैसे मैं उसकी शिकायत कर दूं, हम्म। कैसे मैं उसकी शिकायत कर दूं। सबसे ठंडी है ये जलन यारो। अच्छा। कैसे मैं उसकी शिकायत कर दूं, सबसे ठंडी है ये जलन ठंडी है यारो। ये तो ये, ठंडी जलन। जी वाह। जी, ये छोटी सी एक रचना थी सर। तो अगर भट्ट जी मुझे इसकी एक लाइन बिल्कुल सामयिक प्रासंगिक लगती है ना, कि उनका चलन जी देखकर मैं बदचलन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, उनका चलन देखकर ये अपने आप में एक कविता है। और दर्शकगण, मैं आज पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, ये अभी मेहता जी का कुछ आया है, अभी शशि मेहता जी का भी मैं पढ़ के भट्ट जी से बातचीत करना चाहूंगा। भट्ट जी का एक शिक्षक के रूप में, नाट्यकर्मी के रूप में, एक गीतकार के रूप में, कवि के रूप में,
साहसिक खेलों के रूप में, खिलाड़ी के रूप में ये बहुत परिचय, मतलब ये 2 घंटे में तो हो नहीं सकता था। बस एक परिचय और रह गया, और कई बार मैं ये बात शेयर कर चुका हूँ और आज भी करूंगा कि कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि भटजी से प्रभावित हुए बगैर मैं नहीं रहा। फिर वही उड़ान कार्यक्रम था देहरादून का, उसकी बात मैं ले रहा हूँ कि ठीक है, उद्घाटन समारोह का संचालन किया मैंने, तब राज्यपाल जी थे BL जोशी जी। उसके बाद अब पूरे राज्य के बच्चे थे तो पूरे दिन भर कार्यक्रम चलते थे, उनको हमने संचालित करना था। 3 4 5 दिन का वो लंबा प्रोग्राम, और कैसे क्या कुछ होगा। तो अचानक भटजी पे नजर पड़ी, तो मुझे लगा कि मैं इतने सैकड़ों हजारों बच्चे बैठे हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं इनके मनस्थिति को नहीं समझ पा रहा हूँ, या इनके लायक की बातचीत में नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा धीर गंभीर बातें हो जा रही। तो मैंने भटजी को मंच पर आमंत्रित किया, और एकदम मुझे तत्कालीन हमारी जो SPD थी, डॉक्टर भूपेंद्र कौर जी, उन्होंने देखा कि अचानक क्यों बुला दिया होगा किसी नए आदमी को। लेकिन जब भटजी ने बोलना शुरू किया और लगातार वो 3 4 दिनों तक बच्चों के साथ उनका जो संवाद रहा और बच्चों ने जो खुशी जाहिर की, बड़ी जब एक पल को आपको वहां पर मंच पर आमंत्रित किया गया, तो वहां पर कैसे भाव थे और कैसे आपने उतनी जल्दी वो प्रतिव्युत्पन्न मति, जो मैं कह रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने आप को तैयार कर लिया कि उन बच्चों को फेस भी करना है, शांत भी करना है, उनके मतलब की बात भी करनी है, और अपने अधिकारी गण जो वहां पे थोड़ा सा डर रहे थे कि इतने भारी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनको भी संतुष्ट करना है। एक छोटा सा अनुभव बताइए हमारे नई छाण के एंकर्स के लिए। जी भट्ट जी। सर ये आपने जो है बड़ी पुरानी याद ताज़ा कर दी, और वो मेरे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव है, क्योंकि मैं उस काम के लिए वहाँ पर था नहीं, और मेरे लिए कल्पना से बाहर था कि मैं कभी मुझे वो भी करना पड़ेगा। हालांकि अगर मुझे उस काम के लिए बुलाया गया होता तो मैं तैयारी से आता, लेकिन चूंकि आप उस कार्यक्रम के एंकर थे, पूरे 3 4 दिनों के लिए आपको आमंत्रित किया गया था, लेकिन अचानक से मुझे जब आपने आदेश किया, तो आपने जब मंच से मेरा नाम लिया 2 3 बार, तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि आप मुझे बुला रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को वहाँ खड़ा नहीं पाता हूँ जहाँ आप हैं, न कभी पा सकता हूँ। लेकिन जब आपने 3 4 बार नाम लिया, तो मुझे मजबूरी में फिर आना पड़ा मंच की तरफ, और वो लगभग मुझे लगता है 100 मीटर की दूरी रही होगी जो बिल्कुल बिल्कुल। चल के मैं आया पैदल, और मुझे लगा कि मैं 100 किलोमीटर चल रहा हूँ। वो 100 मीटर मुझे इतने भारी पड़ रहे थे, मंच से एक एक कदम जब मैं मंच की तरफ बढ़ रहा था, तो मेरा मतलब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, शून्य में पहुंच गया था मैं थोड़ी देर के लिए, उस 1 2 मिनट में मंच तक पहुंचने तक। अब मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जहाँ पर आप जैसा बड़ा आदमी एंकरिंग कर रहा हो, और बच्चे इतना शोर कर रहे थे कि मैं खुद भी परेशान था कि ऐसे कैसे कार्यक्रम चलेगा 3 दिन तक, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको आप बांध नहीं सकते, बिल्कुल। उनको आप डांट नहीं सकते, वो और एक स्कूल के बच्चे भी नहीं है, पूरे प्रदेश भर के बच्चे अलग पूरे अलग जिलों प्रदेश के। के, और उतना बड़ा तो बड़ी पंडाल भरा है बच्चों से। उतना बड़ा पंडाल था, तो मेरे लिए सर वो क्षण कभी नहीं भूलने वाला क्षण था। और कभी कभी ऐसा होता है सर कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, माँ सरस्वती का खास स्नेह जिस दिन बरसता है, तो उस दिन ऐसा हो जाता है जैसा उस दिन हुआ। मैं बगैर तैयारी के, बगैर किसी सोच के माइक पकड़ा और मैं शुरू हुआ। बच्चों के साथ जो मैंने काम किया था थिएटर वर्कशॉप्स में और स्कूल में, क्रिएटिव एक्टिविटीज जो की थी, CCRT के साथ जो काम का अनुभव था, और जितना भी अनुभव था सारा मैंने उसमें उस वक्त झोंक दिया, खुद को पूरी तरह से निचोड़ दिया उस 3 4 घंटे में। और पता नहीं क्या रहा, बच्चों को बहुत पसंद आया, आप लोगों को भी सबको बिल्कुल। बहुत पसंद आया। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि मुझे याद है कि बच्चे मेरे अलावा किसी को माइक ही नहीं पकड़ने दे रहे थे अगले 3 4 दिनों हाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जहाँ भी जाता था, बच्चे सीटियाँ तालियां बजा के मेरा ऐसा स्वागत करते थे जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया हो। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बच्चों का टूर था FRI का अगले दिन। तो सुबह हाँ सुबह मैं FRI में, बच्चे हजारों बच्चे लाइन में लगे थे, और मैं भी बच्चों के साथ गया था, क्योंकि मैं अपने जिले के उधम सिंह नगर के बच्चे लेके गया था, मैं तो अपनी टीम लेके गया था वहाँ पर। टीम लेके गए तो थे। जैसे ही मैंने गेट से एंटर किया, तो हजारों बच्चे जो लाइन में लगे थे, उन्होंने तालियां बजाना, सीटियां बजाना शुरू कर दिया। और इसी दौरान कैलाश कांडपाल जी, हमारे मित्र हैं जिम प्रेम जी फाउंडेशन के, उनकी कॉल आई मेरे मोबाइल पर।
तो मैंने फ़ोन उठाया तो सुबह-सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम रहा होगा, तो उन्हें लगा कि मैं किसी स्टेडियम में कोई मैच वैच देख रहा हूँ, क्योंकि इतना शोर था पीछे से तालियों का, सीटियों का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है, आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं एफआरआई में हूँ और बच्चे मुझे देख के खुश होकर ताली बजा रहे हैं। बोले ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे, वो मुझे भी नहीं पता। तो सर वो 3-4 दिन फिर मैं शाम को मैंने, अब जब पहले दिन का कार्यक्रम सफल रहा तो मेरी समझ में आ गया कि अगले दिन ये बेटा तेरे को ही करना है, अभी अगले 2-3 दिन तक ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि मैं मुझे वहाँ रहना भी था ही था 3 दिन तक। तो फिर मैंने सर 1-1.5 हज़ार की किताबें खरीदी, पलटन बाजार गया, अच्छा। रात भर पढ़ा कि अगले दिन कैसे, मतलब क्या ऐसे, क्योंकि बच्चों को काबू करना बड़ा मुश्किल है। बहुत, हाँ, बहुत मुश्किल। तो उनको आप भारी भरकम शेर व शायरी नहीं सुना सकते, उनको समझ में नहीं आएगी। उनको आप कैसे बैठा के रखेंगे? तो मैं उनको एंगेज करने के तरीके ढूंढता रहा रात भर। और सर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं उन 3 रातों में सोया नहीं। हम्म। उन 3 रातों में मैं लगातार यही सोचता रहा कि कैसे कल का कार्यक्रम बेहतर हो, कैसे और बेहतर हो। और आखिरी दिन तो मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा, कि एक गीत मैंने गाया था कि सरररा साए साए हो रही थी रेल में। हाँ। तो पहले डब्बे में वो फला फला बैठे थे, दूसरे डिब्बे में फला फला बैठे थे। फला फला बैठे थे। तो वो गीत में सारा पंडाल नाच गया, और वो एसपीडीएम के हस्बैंड थे वो भी झूमने लग हाँ, गए, आईपीओ। सारे लोग। हाँ। जी। अंशुमन सर थे शायद वो। तो वो जी। हो गया सर, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और उससे सीखने को मिला कि कभी भी ऐसा मौका आ सकता है आपको जीवन में, कि हर परिस्थिति के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। कब कौन सी भूमिका करनी पड़ जाए इस रंगमंच में, कुछ नहीं पता लेकिन होता। भट्टी, मैं ये इसलिए भी इसको प्रसंग को लाया कि आदमी ने अपनी कैपेसिटी को हमेशा पहचानना चाहिए। और उसके बाद जब एंड, जिस दिन समापन था, उस दिन भी गवर्नर साहब थे, तो मैंने कहा भट्ट जी समापन आप कीजिएगा, उद्घाटन मैंने कर लिया है, एंकरिंग। तो आपने कहा ना ना, ये जो समापन का कार्यक्रम है ये वाला आप ही कीजिएगा, जो ये जो समापन का जो जितना भी हमारा समापन समारोह था। तो ये भी आदमी को ना अपने में कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो उतने सेलिब्रिटी की तरह सब लोग, आप तो कहते नहीं नहीं ठीक है अब इसको मैं कर, लेकिन आपने मना किया। वो मुझे याद है। उसके बाद मुझे जब भूपेंद्र कौर मैम ने, एसपीडी मैम ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा हेमंत मैं तो एक बार डर गई थी, आपने क्या कर दिया अपने मन से। लेकिन फिर मेरे को अब यकीन हो गया कि हेमंत जो भी करते हैं मंच के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। इसीलिए आपका, और उन्होंने पीठ थपथपाई थी, भटजी ये आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। और आपको पहचान है कि कौन सी स्थिति में कौन आदमी ज्यादा कारगर है। तो वो कमेंट आजीवन मेरे, मतलब मेरे जहन में रहेगा, एसपीडी मैडम का। और आप बस इसी तरह से लोगों के साइकोलॉजी को पहचान के ऐसा कार्यक्रम करते रहें। बीच बीच में कभी सेलिब्रिटी आते थे, कोई बड़े बड़े अधिकारी आते थे, मिलजुल के वो काम हो गया। तो इस तरह से होता रहे। तो मैं ये दर्शकों के बीच ये प्रसंग इसलिए भी लाया कि अपनी क्षमता भी पहचाननी चाहिए, अपनी लिमिटेशन भी पहचाननी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको गुरु मानता हूँ कि अपनी क्षमता, अपनी लिमिटेशन पे और अपनी मेहनत पे काम करने के लिए। बट जी आपको बतौर गुरु मैंने देखा है हमेशा। जी सर ये कह के आप शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो, आप आप हमेशा हर तरह से मेरे गुरु हैं सर। ये तो शब्द आपको वापस लेने पड़ेंगे। हमारे बहुगुणा जी फिर अंतर्ध्यान हो गए हैं, उनका तो नेट का प्रॉब्लम है। बट जी बहुत, आज तो लगता है कि जैसे हम 3-4 घंटे भी बैठेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। ये 1.5 पौने 2 घंटा हो गया। फिर भी बहुत सी बातें हैं अभी छूटी होंगी। जैसे हम अपने एक फॉर्मल इंटरव्यू में, जैसे आप पूछते हैं सबसे अंत में क्या कहना चाहेंगे, या फिर विविधा में हमारे इतने एपिसोड आ चुके हैं फिर आएंगे, ये सब आज तो बिल्कुल हमारा कोई फॉर्मल उस तरह का नहीं है, ये इनफॉर्मल बना दिया हमने अपनी बातचीत को। तो वो सब पहले तो आप बताइएगा, अभी भी कुछ चीजें मैं भूल गया हूँगा पूछना, या बहुगुणा जी के नेट की वजह से वो बात नहीं कर पाए होंगे। तो आप अपने शिक्षक साथियों से क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का संदर्भ भी चल रहा है, आप तो लिखते हैं, चिंतक भी हैं। और उसके बाद फिर सब दर्शकों का जो धन्यवाद है वो आपके माध्यम से होना चाहिए। सर बहुत सारे, क्योंकि इतनी लंबी जीवन के अनुभवों को आप 1-1.5-2 घंटे में कोई भी नहीं समेट सकता, मैं ही क्या। तो लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा आपने, जो प्रश्न आए हैं ना भट्ट जी, कई हाँ जी प्रश्न जी जी, आए हैं, वो हम नहीं देख पाए, नहीं पढ़ पाए।
तो जो खास हाँ, खास प्रश्न है उनकी जिज्ञासा को शांत कीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं सर, फोटोग्राफी को लेकर के आए हैं। और दिनेश भाई ने याद दिलाया कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो भारतीय युवा संघ करके मैंने युवाओं का एक संगठन बनाया था जो समाज के लिए काम करता था उस दौरान। और फिर सब लोग अलग अलग चले गए, कोई हिमाचल चला गया, कोई कहीं चला गया, तो वो संगठन बिखर गया। बहुत सारे ऐसे काम रहे जो बीच बीच में मैं करता रहा, छुटपुट छुटपुट। और शिक्षकों की जहाँ तक बात है सर, मुझे लगता है कि शिक्षक, हमारे एक गुरुजी थे सर, नैनीताल में ही मैं जब टूरिज्म में डिप्लोमा करता था, नैनीताल क्लब के वो मैनेजर थे उन दिनों, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पर्यटन विभाग में उपनिदेशक के पद से रिटायर हुए थे, आप शायद उनको अच्छे से जानते होंगे। वो CRST के ऊपर रहते थे वहीं पर ही। तो मैं अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। हमको पर्यटन में पढ़ाते थे वो DSB में, वो पार्ट टाइम मतलब पढ़ाते थे। ढौंडियाल सर तो नहीं थे? जी जी, ढोंडियाल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ढोंडियाल सर। तो ढोंडियाल सर बड़े मेरे आदर्श लोगों में रहे। और जब मैं पर्यटन में डिप्लोमा कर रहा था, एक सवाल ये भी आया था कि पर्यटन का फील्ड मैंने क्यों छोड़ा। मैं जब पर्यटन में डिप्लोमा कर रहा था तो मुझे 2 ऑफर आए सर नौकरी के। पहला ऑफर आया कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो तत्कालीन MD थे, विनय मोहन मधवाल जी, IAS थे। मधवाल जी बहुत हाँ, बड़ा मधवाल अच्छा जी। काम किया उन्होंने। तो वो वहीं रहते थे सर, मल्लीताल TRC में रहते थे। उस पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। और ये जो आज आप केव गार्डन देख रहे हैं, ये केव गार्डन को डेवलप करने का सुझाव मधवाल सर को मैंने ही दिया था। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम उससे आज लाखों रुपया कमा रहा है केव गार्डन से मल्लीताल में। तो सुझाव उन दिनों खाली वो उजाड़ गुफा, उजाड़ पत्थर थे उसमें, और कुछ नहीं था। तो मधवाल जी ने मुझे ऑफर दिया कुमाऊं मंडल विकास निगम में नौकरी का। उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ आ जाओ और हम जो है आपको नौकरी देंगे, लेकिन ये पार्ट टाइम, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, एडॉक में होगा, परमानेंट नहीं होगा। तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनको मना किया कि सर मैं नौकरी करूंगा तो परमानेंट ही करूंगा, एडॉक वाले नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो निगम में तो 20-20 साल से लोग एडॉक में। हाँ बिल्कुल, 25 साल और से। फिर आप जब तक हैं तब तक तो ठीक है, कोई नया MD आएगा तो मुझे कहेगा भैया जाओ घर अपने, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैंने उनको मना किया। फिर दूसरा ऑफर मुझे ढोंडियाल सर ने दिया, बोट हाउस क्लब में नौकरी का। तो मैं उनको भी मैंने कहा सर मैं कभी कभी आपकी मदद के लिए आ जाया करूंगा, लेकिन मैं नौकरी बोट हाउस क्लब में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं प्राइवेट नौकरी नहीं करूंगा लाइफ में, या तो सरकारी नौकरी करूंगा या अपना कोई बिजनेस करूंगा, अपना काम करूंगा। जी। तो और भी दिल्ली से भी कई बार ऑफर आया पर्यटन के उस दौरान, तो मैं नहीं कर पाया उन सबको, ये एक जी। अलग विषय है। लेकिन ढोंडियाल जी से मैंने एक चीज सीखी। ढोंडियाल जी जी। ने कहा कि आदमी को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में जो भी आदमी काम कर रहा है उसको सब जी। कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अपना जी। विषय तो है ही है, जी। लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो उनकी वो बात मुझे समझ में आई कि मुझे लगा कि नहीं, जहाँ भी सीखने का जो अवसर है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, जी। क्योंकि वो कहीं ना जी। कहीं काम जरूर आता है। जैसे जी। मैंने फोटोग्राफी सीखी, मैंने वीडियोग्राफी सीखी, मैंने ट्रैकिंग सीखी, मैंने और बहुत सारे खेलों में भाग लिया, या अभिनय सीखा, निर्देशन सीखा, लेखन सीखा, तो वो मुझे टीचिंग में बहुत काम आता है। जी। स्कूल में जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ जी। तो वो वहाँ पर बहुत मेरी मदद करता है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी उम्र को भूल जाएं, अपने विषय को भूल जाएं, अपने हर चीज़ को भूल जाएं, और ये याद रखें कि उन्होंने जो भी सीखेंगे वो कहीं न जी। कहीं उनको शिक्षण में काम आएगा, निश्चित रूप जी। से काम आएगा। जी। तो ये मैं अपना अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि कोई भी सीखी हुई चीज़ कभी भी जीवन में बेकार नहीं जाती, वो कहीं जी। न कहीं ज़रूर काम आती है सर। और बहुत बहुत सारे अच्छे। पक्ष अभी ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा नहीं कर पाए। जी। थोड़ा अभी उमेश सिन्हा जी आए थे उसके बाद, डायरेक्टर ये हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम के। तो फिर उन दिनों वो केव गार्डन डेवलप हुआ। उमेश सिन्हा जी भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही कर्मठ थे। और आज वो केव गार्डन उनके मतलब जमाने में फिर डेवलप हुआ। विचार तब डेवलप हुआ होगा, लेकिन फिर वो अमली जामा उमेश सिन्हा जी ने पहनाया उसको। और आज केव गार्डन एक अलग ही, मतलब एक नैनीताल की एक विशेष पहचान है। प्रदीप सनवाल जी कह रहे हैं कि आप जरा टोपी का भी राज बता दीजिए। अब वो टोपी का ये है सर कि वो जहाँ पर ग्रीन इलाका है टोपी का, तो वो चूंकि पीछे ग्रीन स्क्रीन में मैं काम कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो जब जो भी ग्रीन पोर्शन होता है कपड़े का, वो हाइड हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अच्छा। तो इसलिए उनको लग रहा है कि टोपी चमक रही है। राज ये है सर, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर टोपी में हरा पोर्शन नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती।
अगर मैं अभी हरा कुछ पहन लूंगा तो मैं पूरा ही गायब हो जाऊंगा। ये थोड़ा सा जो टेक्निकल मामला है सनवाल जी। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। कभी आप मेरे पास शो के टाइम में आएंगे तो मैं आपको लाइव दिखा सकूंगा कि ये कैसे हम कर पाते हैं। तो हेमंत सर। हरे जी। जी जी। तो हमारे शिक्षकों के लिए कुछ बातचीत, हालांकि आप मतलब बार बार कह रहे हैं कि मैं वरिष्ठ जनों से सीखा हूँ, लेकिन हमेशा आप विद्यार्थी रहे हैं। अभी भी आप डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, कोर्सेज पे कोर्स करते रहते हैं। सबसे ज्यादा व्यस्ततम आप दिखाई देते हैं। तो टीचरों के लिए, जो हमारी उम्र, आपकी उम्र के हैं, छोटे हैं, तो आप कुछ संदेश जरूर दीजिएगा। और फिर उसके बाद धन्यवाद वाला जो हमारा एक जो कर्तव्य निर्वहन का सेगमेंट होता है भट्ट जी, उसको भी आप ही की तरफ से होगा। जी सर, मैं शिक्षकों को कहना चाहूँगा कि अ, बहता जल जो है वो हमेशा शुद्ध माना जाता है। क्या बात है। तो शिक्षक को बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए, झील की तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि झील कभी कभी बदबू मारने लगती है। तो बहता हुआ पानी होगा, उसमें नए नए नौले गधरे नाले मिलेंगे, ताजगी बनी रहेगी, फ्रेशनेस बनी रहेगी, खुशबू आती रहेगी मिट्टी की। तो मिट्टी की खुशबू हर शिक्षक से आनी चाहिए। और उसके लिए ये है कि उसको बहता हुआ पानी बनना पड़ेगा। पानी और आजीवन तो उसके लिए विद्यार्थी आप, बने रहना पड़ेगा। हाँ, आजीवन आपको सीखना पड़ेगा, आजीवन चलना पड़ेगा। आपने भले ही पीएचडी की हो, आपने भले ही एमएससी किया हो, आपने डीलिट किया हो, कुछ भी किया हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप नए, जो नई चीज़ें आ रही हैं आपके विषय में, उनको आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप संस्थाओं से जुड़े, निजी संस्थाओं से जुड़े, आप सीसीआरटी से जुड़े, आप एनसीईआरटी से जुड़े, आप एससीईआरटी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप संगीत नाटक अकादमी, एनएसडी, आप एटीआईज में जाएं पूरे देश भर की। बहुत सारे मौके हैं हमारे पास, हमें तलाशना पड़ेगा उनको। लेकिन ज़्यादातर होता है कि हम बचते हैं जाने से। तो बचेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, जाना पड़ेगा ही। क्योंकि बगैर नदी में कूदे आप तैराकी नहीं सीख पाएंगे। आप किताब पढ़ के तैराकी कभी नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। कूदना। तो ये मेरा भट्ट जी, हम अनुभव एक कहता एक है। कमेंट और ले लेते हैं। ये महेंद्र जी। प्रताप जोशी जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सर वो चंपावत कह से। रहे हैं कि टीचर शो के माध्यम से आप लोगों ने एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके लिए बिष्ट जीवन भट्ट जी को बधाई करें सर। अच्छा, तो ये इसी तरह के आशीर्वाद हमें मिलते रहें। आइए, जी। अब हम जो विदाई का संदेश होता है और जो धन्यवाद जी। ज्ञापन, कृतज्ञता ज्ञापन भट्ट जी का ही काम है। फिर भट्ट जी, और अगले हफ्ते फिर हम किसी व्यक्तित्व के साथ उपस्थित होंगे। जी भट्ट जी। जी सर, आपने एक एक बात कही थी कि जो नंदौर घाटी वाली जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, वो आपको शायद सीडी आपकी चले नहीं थी। तो मैं आपको और बाकी सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो जी, फिल्म हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर अपलोड है। आप कभी भी उससे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ देख भी सकते हैं उसको। थैंक यू। उस पर और भी बहुत सारी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और इस शो के पिछले 176 एपिसोड यूट्यूब में उपलब्ध हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और हर एपिसोड हमारा एक किताब की तरह है। तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं तो सबसे छोटा हूँ, सबसे लास्ट में हूँ, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा शिक्षक हूँ। आप आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। मैं कार्यक्रम के अंत में सबको धन्यवाद देने से पहले सर, बहुगुणा जी की एक फरमाइश थी, वो अभी है नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं पूरी करूँगा तो नाराज़ होंगे। तो मैं बिल्कुल। बहुगुणा जी ने एक कविता सुनाने को मुझसे कहा था, तो मैं इस कविता के साथ कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगा कि उस रोज़ मैं फिर से आऊँगा, हम्म, उस रोज़ मैं फिर से आऊँगा, कुछ पल तुमको दे जाऊँगा। दे जाऊंगा। बिल्कुल। उस रोज़ मैं फिर से आऊँगा, कुछ पल तुमको दे जाऊँगा, कुछ किस्से तुम्हें सुनाऊँगा, फिर यादों में ले जाऊँगा। आहा। उस रोज़ मैं फिर से आऊँगा, कुछ पल तुमको दे जाऊँगा, कुछ किस्से तुम्हें सुनाऊँगा, फिर यादों में ले जाऊँगा। जब चाँद कहीं छुप जाएगा, साया तुमसे शर्माएगा। हम्म, जब चाँद कहीं छुप जाएगा यानी वाह। कि अंधेरा होगा, जब चांद प्रकाश नहीं कहीं। होगा, रोशनी नहीं दिखेगी। जब चाँद कहीं छुप जाएगा, तो साया तुमसे शर्माएगा। जब खुद में खुद को ढूंढोगे और अपना पता खुद पूछोगे, उस रोज मैं फिर से आऊंगा, कुछ पल तुमको दे जाऊंगा। जब चांद कहीं छुप जाएगा, साया तुमसे शर्माएगा। जब खुद में खुद को ढूंढोगे और अपना पता खुद पूछोगे, उस रोज मैं फिर से आऊंगा, कुछ पल तुमको दे जाऊंगा, कुछ किस्से तुम्हें सुनाऊंगा, फिर यादों में ले जाऊंगा। जब धड़कन साथ नहीं देगी,
एक दिन एक दौर आता है उम्र में कि जब धड़कन साथ नहीं देगी, सांसें इमदाद नहीं देंगी। इमदाद मतलब मदद, सहायता। जब धड़कन साथ नहीं देंगी, सांसें इमदाद नहीं देंगी, जब पैरों में कंपन होगी और हाथों में थिरकन होगी। जब पैरों में कंपन होगी और हाथों में थिरकन होगी, उस रोज में फिर से आऊंगा, कुछ पल तुमको दे जाऊंगा, कुछ किस्से तुम्हें सुनाऊंगा, फिर यादों में ले जाऊंगा। जब भीड़ में तुम तन्हा होगे, अपने शव को कंधा दोगे। जब भीड़ में तुम तन्हा होगे, अपने शव को कंधा दोगे। जब जिस्म फना हो जाएगा और इश्क गुनाह हो जाएगा। जब जिस्म फना हो जाएगा और इश्क गुनाह हो जाएगा, उस रोज में फिर से आऊंगा, कुछ पल तुमको दे जाऊंगा, कुछ किस्से तुम्हें सुनाऊंगा, फिर यादों में ले जाऊंगा। जब जब रूह जिस्म को छोड़ेगी, अंतिम पंक्तियां हैं कि जब रूह जिस्म को छोड़ेगी, परछाई भी मुंह मोड़ेगी। जब रूह जिस्म को छोड़ेगी, परछाई भी मुंह मोड़ेगी, मंजर धुंधला हो जाएगा, तुमसे कुछ न हो पाएगा। जब रूह जिस्म को छोड़ेगी, परछाई भी मुंह मोड़ेगी, मंजर धुंधला हो जाएगा, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। उस रोज मैं फिर से आऊंगा, कुछ पल तुमको दे जाऊंगा, कुछ किस्से तुम्हें सुनाऊंगा, फिर यादों में ले जाऊंगा। तो ये सुनने की फरमाइश थी बहुगुणा जी की। तो वो अभी हमारे बीच इस वक्त नहीं है, मतलब हमारे बीच तो है इस वक्त हमारे साथ नहीं है नेटवर्क की वजह से। तो बहुगुणा जी, मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी देख रहे होंगे या देखेंगे यूट्यूब में, तो उनको पसंद आएगी, और आपको भी मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। बहुत सुंदर था। और भट्ट जी, सभी से अनुरोध है कि स्वयं को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, समझाएं। ये दौर ऐसा है कि आपकी ओर से भी सभी के लिए एक संदेश होगा, और फिर हम आज की संध्या में विदा होंगे। जी हेमंदा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हमारे दर्शकों का धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा, जो अभी लगातार बने हुए हैं। बीना फुलेरा जी हैं, हमारी बहुत ही अच्छे कवियत्री हैं। महेंद्र प्रताप जोशी जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, उमेश चंद्र गरोला जी हैं, मोहन पनीरू जी हैं, गिरीश चंद्र जी हैं, रूपा बिष्ट जी हैं, मंजू आर्या जी हैं, दिनेश जोशी जी हैं, ममता मुरारी जी हैं, प्रदीप सनवाल जी हैं, रामाश्रय सिंह जी। बहुत सारे दर्शक लगातार, नागेंद्र शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि आज का सवाल क्या है। सवाल सर हम शुरू में पूछते थे, लेकिन आज जोशी जी की तबीयत खराब थी, तो आज का सवाल वो हमें नहीं भेज पाए। तो हम अगले एपिसोड में सवाल जरूर शामिल करेंगे। तो मित्रों, ये था आज का हमारा घर का एपिसोड जो कि हमने खुद तैयार किया, अचानक, स्पॉन्टेनियस। जैसे कि हेमंदा कहते हैं कि अचानक से कोई काम करना पड़ जाए तो कैसे करना चाहिए, वो आज फिर उसका एक नमूना हमें दिखाना पड़ा, मजबूरी में ही सही। मंजू आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कह रही कि बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, अगले बृहस्पति को, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी सरकारी और असरकारी शिक्षक के साथ, हेमंदा जैसे शिक्षक के साथ, जिन्होंने ओपनिंग का पहला रन बनाया था इस शो का, और आज 177वां रन मैंने बनाया हेमंदा के आशीर्वाद से। तो अगले 178 स्नेह बनाए रखिएगा, और मिलते हैं। The टीचर्स शो है यार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार।
हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।